सनसनी नहीं, मुद्दा संघर्ष और अधिकार की बात से लेकर वह खबर चाहे सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो या साहित्यिक हो, लोक असर का स्पष्ट नजरिया होता है। छत्तीसगढ़ की धरती जहां संत परंपरा ने केवल आध्यात्म नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति भी पैदा की, इसी धरती से निकला एक ऐसा आंदोलन जिसने जाति, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी। उस पंथ का नाम है सतनाम पंथ। संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी ने उस दौर में मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया जब समाज गहरे विभाजन के दौर से गुजर रहा था। डॉक्टर आज की इस विशेष विवेचना में हम बात करेंगे सतनामी समाज के इतिहास, संघर्ष, राजनीति, सामाजिक बदलाव, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पहचान और भविष्य की दिशा पर। हमारे साथ मौजूद है समाज के वरिष्ठ साहित्यकार, चिंतक और सामाजिक विश्लेषक डॉक्टर दादूलाल जोशी जी। हम उनसे लोक असर के विभाग बातचीत स्तंभ में हम विवेचना करने जा रहे हैं। दर्शकों को आपका एक छोटा सा परिचय मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर दादूलाल जोशी। फरहद मैं अपने नाम के साथ जोड़ के लिखता हूँ। बहुत छोटे उम्र में मैं शिक्षक की नौकरी में गया। कॉलेज पढ़ रहा था, बीए फर्स्ट ईयर में था और उसमें वो युग ऐसा युग था जिसको हम सामान्य अगर भाषा में कहें तो सतयुग कह सकते हैं। सन 70 के दशक का। तब न तो नौकरी के लिए कोई परीक्षाएं होती थी, न लिखित कोई आवेदन भरना पड़ता था। सादे पेपर में आवेदन लिख करके दे देते थे और इंटरव्यू मौखिक होता था, बुला लेते थे और नौकरी मिल जाती थी। तो हम कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ऐसे ही जिला शिक्षा अधिकारी को कॉपी के सादे पेपर में लिख करके हमने आवेदन दे दिया था कि शिक्षक बनना है। 200 लोग दिए थे और 200 का इंटरव्यू और 200 का अपॉइंटमेंट भी हो गया। हम तब से मैं कॉलेज छोड़ करके शिक्षक बना। उसके बाद में फिर अपने एजुकेशन को बढ़ाया। फिर मुझे सरकारी नौकरी पसंद नहीं आई तो मैं भिलाई स्टील प्लांट में शिक्षक के पद पर प्रयास किया और मुझे वहाँ लग गया। तो वो मेरे जीवन में बड़े चमत्कारिक घटना मैं मानता हूँ। जीवन परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ। वहाँ जाकर एजुकेशन को बढ़ाया, अपने चिंतन के स्तर को बढ़ाया और आखिर में जाकर के मैं पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री ली। तो ये भिलाई स्टील प्लांट में जाने के बाद मेरी उपलब्धियाँ थी। 2 पत्रिकाओं का जो इनका पंजीयन हुआ तो उनका मैं संपादन भी किया। एक विचार विन्यास त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका और दूसरा साप्ताहिक समाचार पत्रिका अंकित शक्ति। ये लगभग 7-8 साल तक के इनका संपादन प्रकाशन में किया। उसके पहले दलील आजरा में मैं लेखक संघ से जुड़ा, सचिव बनाया मुझको साथियों ने। तो वहाँ एक आरंभ नामक पत्रिका का भी संपादन प्रकाशन किया था। और पूरा जीवन साहित्य के प्रति, लोक कला, लोक मंच में रुचि थी। दूरदर्शन से नाटक भी मेरे प्रसारण हुए। मैं अभिनय में भी रुचि रखता हूँ और छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच में भी मैंने काम किया 10-12 साल तक। मित्रों ने एक फिल्म भी बनाई, मैना फिल्म छत्तीसगढ़ी में, वीडियो फिल्म, जिसमें काम भी किया, रोल किया। तो इस तरह से साहित्य कला मुख्य रूप से मेरा क्षेत्र रहा है दरवेश जी, और यही मुझे अच्छा भी लगता है। इसमें मुझे आनंद भी आता है, संतुष्टि मिलती है। और दूसरा कोई मेरा क्षेत्र नहीं है। और सामाजिक क्षेत्र में तो अब उतना सक्रिय नहीं हूँ, पर एक समय में मैं समाज में बहुत काम करता था। तो यही मेरे छोटा सा एक परिचय है। और अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ और सोमनी के बस स्टैंड में छोटी सी दुकान है, वहीं बैठता हूँ ना 2-4 पैसे के लिए, धंधा वंधा करने के लिए। और बाकी समय तो कर रहा है ऐसा कुछ है नहीं। तो साथियों, ये थे डॉक्टर दादूलाल जी जोशी, फरहद का परिचय। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सतनामी समाज की ऐतिहासिक उत्पत्ति को आप किस रूप में देखते हैं? अब ये ऐसा दरवेश जी, सतनामी समाज जब आप बोल रहे हैं
तब तो हमें उसको छत्तीसगढ़ में ही केंद्रित करना पड़ेगा। जी आप सतनाम शब्द का अगर प्रयोग करेंगे तब उसका इतिहास तो बहुत पुराना है, जी तो उसमें अगर हम जाएंगे तो फिर वो बहुत विस्तार हो जाएगा। जी और मैं समझता हूँ कि आपका जो उद्देश्य है इस चर्चा प्रसंग में, जी जी वो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। जी जी और छत्तीसगढ़ जब संदर्भ में हम देखते हैं तो सतनाम जो पंथ है, जिसे पंथ कहते हैं, जी जी और अब तो सतनाम समाज के अनुयायी लोग उसको धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, धर्म मानते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में इनका जो संस्थापक है वो परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ही है। उन्होंने ही यहाँ सतनाम पंथ की स्थापना की और उसी के बाद छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ का जागरण चालू हुआ। इसके पूर्व संत कबीरदास जी के भी सत्य नाम यह चलन में था, जी अभी भी है, लेकिन उस रूप में नहीं है, वो कबीर पंथ के रूप में ही है। यद्यपि उन्होंने भी सत्यनाम शब्द का प्रयोग किया है, पर वो एक अलग धारा है। और जो मूल सतनाम पंथ जो हम जिसकी पहचान आज बनी है छत्तीसगढ़ में, और अब तो खैर ये राष्ट्रीय स्तर में भी बन गई है, तो वो उसके संस्थापक, उसके पुरोधा परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ही है। यही ऐतिहासिक सच्चाई है। तो डॉक्टर साहब, ये सतनाम पंथ की स्थापना किन सामाजिक परिस्थितियों में हुई? अब देखिए, ये प्रश्न जब आप कर रहे हैं ना, तो इस प्रश्न का सीधा संबंध हमारे सामाजिक संरचना से है जी, और खास करके भारतीय सामाजिक संरचना। जी, अब भारतीय सामाजिक संरचना कह रहे हैं तो हमारे जिस धर्म को हम लोग मानते आ रहे हैं, या जिस धर्म की यह प्रमुखता है, हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, तो इस जो हिंदू सामाजिक जो संरचना है बड़ा जटिल है। आज की तारीख में भी पहले भी जटिलता से भरा हुआ है। अब इसके अलग अलग इसके स्वरूप हैं। तो सबसे बड़ा स्वरूप तो ये है, सच्ची बात तो ये है कि जाति व्यवस्था हमारे समाज की बहुत ही अनिवार्य संरचना है, उसको हम इनकार कर नहीं सकते। और जाति व्यवस्था होने के कारण जो समाज में वर्ण व्यवस्था जो स्थापित की गई, उसके अनुरूप आप चिंतन करेंगे तो सीधा बहुत ज़्यादा इसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, अब तो सामान्य लोग भी समझते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था के कारण जो समाज में सामाजिक जो विसंगतियाँ पैदा हुई, उसका प्रभाव समाज में पड़ना जरूरी था। और इसका परिणाम ये हुआ कि खास करके ऐसे समाज, ऐसे वर्ग जिसको उपेक्षा के दृष्टि से देखा जाने लगा और तरह तरह के उनके जीवन को कठिनतर बनाया गया, और एक सीधे अर्थ में कहें तो अमानवीय बर्ताव भी किया जाने लगा। तो इस तरह से एक ही समाज में, एक ही धर्म में रह करके कुछ जो वर्ग है उनके साथ एक मानवीय बर्ताव नहीं होने के कारण ये विसंगतियाँ थी, जिसके कारण से अब मैं क्या समझता हूँ कि ये हर युग का एक अंतर विरोध रहता है। वो अंतर विरोध ही उसमें सुधार की प्रक्रिया को, उससे क्रांति की प्रक्रिया को खुद पैदा करती है। कोई चमत्कार नहीं होता है। हर व्यवस्था के अपने स्वयं के अंतर विरोध होते हैं जो तरह तरह की क्रांति पैदा करते हैं। तो वो अंतर विरोध जो है वो गुरु बाबा घासीदास जी को दिखाई दी, उसको उन्होंने जाना समझा, और जान समझ करके उन्होंने सोचा कि इन विसंगतियों से या इन जो दुरावस्था है, इनसे मुक्ति का हमें प्रयास किया जाए। तो मैं समझता हूँ गुरु बाबा घासीदास जी ने इन सारी चीज़ों को देखा और देख करके चिंतन मनन, वो उनके जीवन को पढ़ते हैं तो तपस्या की बात आती है। 6 महीने तपस्या किया। तो तपस्या कहने का मतलब क्या है कि इन सारी विसंगतियों से, सारे अमानवीय वर्ताओं से कैसे मुक्ति पाए।
और मुक्ति पाए, साथ साथ पूरे समाज को ऐसे जागृत करें। केवल एक जो शोषित वर्ग है वो मुक्ति पा जाए, ये तो कोई पूरा हल नहीं है। जी। गुरु बाबा जी समझ गए थे आखिरदास जी कि अगर एक वर्ग शोषित वर्ग को मैं मुक्ति दिला दूं और उनको मैं स्वतंत्रता दिला दूं, अधिकार दिला दूं, तो ये पर्याप्त नहीं है। इनके साथ साथ पूरे सामाजिक संरचना में परिवर्तन आए। जी जिनके कारण से ये बने हैं उन लोगों में भी एक क्रांति होनी चाहिए, परिवर्तन आए। ये गुरु बाबा का बहुत बहुत ऊंचा विचार था। और जो लोग बोलते हैं ना कि एक समाज, सतावी समाज की स्थापना की, संत पंथ चलाया और कुछ लोगों को जागृत की, ये सही चीज नहीं है। जी जी गुरु बाबा की दृष्टि ये थी कि हम तो ठीक है बेहतर बने, जिनके कारण से ये स्थितियां पैदा हुई उनको भी हम सुधारें, जी। उन पे भी हम एक जन चेतना लाएं, जी। वो भी उसमें एक ऐसी जागृति आ जाए कि अपने ही समाज में, अपने ही साथ रहने वाले, अपने भी रहने वालों को हम कैसे नजर से देखें, उनकी भी एक समझ में विकास हो। ये बाबा जी का दृष्टि था। इसमें मैं थोड़ा सा और खुलासा चाहूँगा डॉक्टर साहब जी। कि उस दौर में समाज किन प्रकार के सामाजिक भेदभाव और शोषण से गुजर रहा था। उस दौर में तो हमारे जो बुजुर्ग लोग बताते थे जी। वो तो एक ही है। दूसरे इसके अलावा आप देखेंगे सन 1820 में जी छत्तीसगढ़ का पहला गजेटियर लिखा गया। उस समय अंग्रेजी शासन यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थापित हो चुकी थी और पहला जो प्रशासक बन के जो आया वो एडमंड था। वो करीब 6 महीना तक रहा। जी। उसके बाद में मिस्टर पी वांस एग्नू जी इस नाम का एक सुपरिंटेंडेंट आया। जी अब देखेंगे जो अंग्रेज लोग आए तो वो लोग क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए थे। तो वो जितने भी वो लोग प्रशासक नियुक्त करते थे वो सेना से रहते थे, अच्छा मिलिट्री के लोगों को ही वो पद देते थे। तो ये जो मेजर पी वांस एग्न्यू जो मैं नाम ले रहा हूँ वो मेजर था। जी और आप आश्चर्य करेंगे इतिहास में कि यहाँ से जब वो रिटायर होकर जाते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगभग 4-5 साल तक वो प्रशासक थे वो पी वांस एग्न्यू साहब। तो उन्होंने गजेटियर लिखा, लेकिन बाद में जब गए तो वो युद्ध में भी जाना पड़ा उसको, और युद्ध लड़ते तो उसकी मौत भी हुई। ऐसा नहीं कि प्रशासक बन गया तो साहब बन गया तो अब वो हमेशा वो एरिस्टोक्रेट बन के रहा, ऐसा नहीं। यहाँ से वो सेवानिवृत्त होकर के गया तो वो सेवानिवृत्त मतलब प्रशासक के पद से हटने के बाद वो कलकत्ता में युद्ध करते करते मारा गया। वो मेजर था वो। जी जी तो जितने भी यहाँ पर आते थे प्रशासक वो सब मिलिट्री के लोग आते थे। वो एग्नू साहब ने 1830 में गजेटियर लिखा। बड़े विद्वान थे। मैं तो कहूँगा कि अंग्रेजी लोग बहुत ही दूरदृष्टि वाले होते थे, बहुत पॉजिटिव होते थे। पहला लिखित अंग्रेजी साहित्य जो है छत्तीसगढ़ में वो 1820 में मेजर पी वांस एग्न्यू के द्वारा लिखा गया गजेटियर है। तो उसमें सामाजिक संरचना का बहुत विस्तार से वर्णन किया है जी। और उसके बाद के भी गजेटियर में आप देखेंगे। उसके बाद में तो फिर सीधा 50 साल करीब क्योंकि मराठों को फिर से वो सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों को करना पड़ गया तो मराठी लोग आए। उसके बाद फिर 62 में फिर अंग्रेजी शासन यहाँ की है तो फिर वो अपना सुपरिंटेंडेंट नियुक्ति शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो चीशम साहब और आपके बहुत सारे ऐसे सुपरिंटेंडेंट आते गए, उस सब ने गजेटियर लिखा अपने अपने समय में। तो उन गजेटियरों को जब अध्ययन करते हैं तो एक लिखित साहित्य है कि समाज में जो कुछ जातियां थी जिसको निम्न श्रेणी का माना जाता था और उनके साथ में बड़े भेदभाव होते थे, छूआछूत होती थी। ये अकाट्य सच्चाई है। कुएं से पानी नहीं भरने देना, एक तालाब में उनको स्नान करने नहीं देना। यद्यपि छत्तीसगढ़ में जैसे पहले अन्य प्रांतों में दलितों के साथ में जो अछूतों के साथ में जो व्यवहार बताते हैं कि गले में मटका लटकाओ और पीछे रस्सी बांधो, वैसी स्थिति तो छत्तीसगढ़ में कभी थी नहीं। वो छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है कि गले में मटका ठोकने के लिए और पीछे रस्सी लटकाओ वाले स्थिति छत्तीसगढ़ में थी नहीं। उसका कारण है कि छत्तीसगढ़ में शुरू से ही आदिवासियों का ही शासन था, आदिवासी कल्चर ही था, इसलिए वो कल्चर छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिला। आपको दूसरे प्रांत में मिल जाएंगे वो मटका लटकाने और झड़ वाले, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ में वो चीज़ हो ही नहीं सकता था क्योंकि आदिवासियों का कल्चर थी, मेन आदिवासियों का ही सरकार था यहाँ पे। पर कालांतर में जब ये एक अछूत वर्ग
जिनको बनाया गया जो थे उनके साथ में बहुत ज़्यादा मानवीय व्यवहार होता था, न्याय नहीं मिलता था। उसने तो ये भी लिखा है एग्ने साहब ने कि जाति को देख करके न्याय होती थी उस ज़माने में, जब अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी कानून नहीं थी तो जाति के आधार पर न्याय होता था। तो लिखा है, वो मैं बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण किसी की हत्या कर दे तो उसको थोड़ी सी जुर्माना दे करके उसको मुक्ति मिल जाती थी, लेकिन अगर अछूत किसी सवर्ण या ऊंची जाति के व्यक्ति की अगर हत्या कर दे तो फांसी की सजा मिलती थी। यह इस तरह के अलग अलग जाति के आधार पर न्याय व्यवस्था थी। तो शिक्षा नहीं, सामान्य सामाजिक व्यवहार नहीं, ये बहुत ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये अछूत जाति जिसको बनाया गया था उनके साथ में बहुत ही क्रूर मजाक होता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है ये क्रांति का। और गुरु घासीदास जी के सतनाम जो आंदोलन है वो वास्तव में वो जन क्रांति थी। जी क्रांति किया था। हाँ, इसी प्रश्न पे मैं आ रहा था। गुरु घासीदास जी के विचार उस समय कितनी क्रांतिकारी थे? नहीं, गुरु घासीदास जी के पूरे विचार पूरे क्रांतिकारी हैं। जी पूरे क्रांतिकारी विचार हैं। उसको समझना नहीं चाहते लोग, उसका अध्ययन नहीं करना चाहते। जो अध्ययन करते हैं वो तो फिर वो उनके अंदर चमत्कार हो जाता है। और ऐसा नहीं कि नहीं समझे, गुरु घासीदास जी के सिद्धांत को सबसे पहले इसी छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने समझा। अब बताइए, वो ब्राह्मण थे वो। तो यहाँ जब बातें आती है कि अछूत और सवर्ण और ये, तो आश्चर्य की बात है कि गुरु बाबा घासीदास जी ने जो क्रांति की, जो सिद्धांत बताए, जो आंदोलन चलाया, उसको सबसे पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने समझा। और उन्होंने सतनामी पुराण जैसे ग्रंथ की रचना की, सतनामी समाज को सबके बराबर लाने के लिए प्रयास किया, शिक्षा के लिए प्रयास किया, गुरु बाबा के उपदेशों को प्रचारित करने का प्रयास किया, उसे सतनामी भजन भी लिखे। तो ये पूरा उस बात को समझने के कारण ही पूरे समाज में लोगों को समझाया कि नहीं भाई, ये इतना बड़ा समाज है और बाबा जी का संदेश इतना बड़ा है कि वो एक समाज के एक छोटे वर्ग के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए वो उपयोगी है, क्रांतिकारी विचार। तो बाबा जी के मन के एक समान का वास्तविक अर्थ क्या है? इसमें बाबा जी के मन के एक समान का अर्थ ये है, वो वास्तविक प्रकृतिवादी संत थे। वो प्रकृतिवादी संत थे और वो सीधा सा, ये कोई नया नहीं था। ये तो आदिकाल से जो चिंतक लोग इस बात को कहते आ रहे हैं भाई कि मनुष्य जो जन्म लेता है वो हर प्राणी की तरह जन्म लेता है। जन्म लेने की प्रक्रिया तो सभी प्राणियों की तरह है। भाई मनुष्य कोई विशेष बात तो है ही नहीं। जितने पशु पक्षियाँ हैं और अन्य जो प्राणी हैं, सब में भी जन्म की प्रक्रिया है, जीवन जीने की प्रक्रिया है और मरने की प्रक्रिया है। तो यहाँ बाबा जी का कहना है कि किसी को जन्म के आधार पे आप छोटे, जन्म के आधार पे आप हीन, और किसी को जन्म के आधार पे आप ऊंचा और वंदनीय, ये जो कहते हो ये अप्राकृतिक है, ये सही नहीं है। हर व्यक्ति जन्म से मनुष्य ही होता है, और जब जन्म से मनुष्य होता है तो आगे चल करके बदल क्यों जाता है। आप देखें, एक गांव में अगर 4 समाज के बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, 5 साल 6 साल के, तो जात पात थोड़े पूछते हैं। वो एक दूसरे का जूठा खाते हैं, एक साथ बैठते उठते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि जात पात क्या होती है। ये प्रकृति है कि नहीं कि 4 अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 समाज के 4 बच्चे अगर गाँव में खेल रहे हैं, बाटी खेल रहे हैं, भौरा खेल रहे हैं, और एक दूसरे के अंडाकार रोटी है और कोई खाने की चीज़ है वो छीन के एक दूसरे जूठ खा रहे हैं, तो उनमें वो चेतना क्या है? एक नेचुरल प्राकृतिक चेतना है। वो चेतना कब आती? जब शिक्षा और जब मानव जीवन में संघर्ष जब शुरू होता है, चेतना आने के बाद, तब वो जानता है कि मैं तो ऊंचा जाता हूँ, तो ये नीचा जाता है, तुमको नहीं खाना है, इनको दूर भगाना, पर बच्चा तो नहीं। बाबा जी वहाँ ये कहता है जिस तरह बच्चा सवेरे में जाता है तो नहीं जानता कि कौन जाति क्या है या क्या है, और सब एक इसी तरह पूरे मानव समाज वास्तव में न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न किसी जाति पहचान, कुछ नहीं है। सारे प्राणी एक है, सब एक बराबर है। इसलिए मानव एक बराबर, चाहे वो इंग्लैंड का मनुष्य हो तो मनुष्य है, रशिया का हो तो मनुष्य है, चाइना का हो तो भारत का हो, सब मनुष्य है और सब बराबर है, एक बराबर है। इसमें क्या अंतर है बताइए? किसी आदमी के 4 हाथ तो है नहीं,
कि 5 आँख तो है ही नहीं, सबके तो वही है। और आज हमारा साइंस क्या कहता है? हमारा साइंस कहता है कि मनुष्य के जो है, मनुष्य जाति के जो उसका रक्त समूह है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव 4 वर्ग में ABC, और उसका जो रक्त समूह बनाया गया है वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव, AB। तो जब किसी को दुर्घटना होती है और रक्त देना होता है तो थोड़ी देते हैं कि अमुक जाति के आदमी है जी, दुर्घटनाग्रस्त है तो अमुक जाति के ब्लड लाओ, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। वो तो किसी जाति का आदमी हो, उसका ब्लड ग्रुप में मैच होता है। अगर वो पॉजिटिव का और दुर्घटनाग्रस्त आदमी है और उसके परिवार में वो पॉजिटिव नहीं मिल रहा है तो किसी भी आदमी का वो ब्लड लेगा। तो यहाँ एक विज्ञान कहता है कि मनुष्य का जो पहचान अगर हमको बनाना ही हो तो ब्लड ग्रुप के आधार पे बनाइए आप, कि जन्म के आधार पे कि किसी घर में जन्म लिया है, अमीर गरीब और ऊंचा नीचा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बाबा जी का ये है, मन के मन एक समान, प्राकृतिक रूप से मनुष्य एक प्राणी है और दुनिया के सारे मनुष्य एक बराबर हैं। वही जन्म लेना है, वही जीवन है और मृत्यु भी वैसे ही है। ये इसलिए उन्होंने कहा। तो क्या सतनाम आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन था या कि सामाजिक क्रांति थी? नहीं, धार्मिक आंदोलन तो नहीं था वो। यद्यपि उस युग में धर्म, ईश्वर वगैरह की परिकल्पनाएं तो हर संतों ने, हर चिंतकों ने तो स्वाभाविक रूप से लिया ही है, लेकिन पूर्ण रूप से आध्यात्मिक क्रांति नहीं थी ये। दरअसल उस समय जिनको वंचित किया गया, उनके वास्तविक अधिकार से वंचित किया, कुटिलता पूर्वक उनसे उनके हक को छीना गया, उनके साथ में अपमानित व्यवहार किया गया, उनको कोई अवसर नहीं दिया गया और बहुत दयनीय स्थिति में एक वर्ग विशेष को ला दिया गया। उन सब के आमूलचूल परिवर्तन की क्रांति थी। गुरु बाबा जी की क्रांति केवल धार्मिक क्रांति नहीं थी, वो आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, यहाँ तक राजनीतिक भी उसमें जुड़ा हुआ है। राजनीतिक क्रांति भी थी, आध्यात्मिक संपूर्ण क्रांति मैं कहता हूँ। बाबा जी के जो देशों में जो उनके कर्म किया है ना, जो चलाया आंदोलन, संपूर्ण क्रांति थी। केवल अब देखो, एक तो क्रांति उसने कहा कि मंदिर मत जाओ, हमको मंदिर में नहीं आए, मूर्ति पूजा मत करो। 7 उपदेश से है, तो आप जानते हैं, आप 7 उपदेश हैं, वो 7 उपदेश में कहीं धर्म की बात नहीं है। मूल जो 7 में देखिए, पहला है कि सतनाम को मानो। अब सतनाम को आप चाहे ईश्वर के रूप में मान लो, सुप्रीम पावर को एक है। आज तो विज्ञान बता रहा है कि हमारे ब्रह्मांड में तो अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, आज का जो साइंस बता रहा है। तो अब अरबों खरबों आकाश गंगाएं तो हमारी कल्पना से परे है। पर साइंटिस्ट भी कहता है कि कोई सुप्रीम शक्ति तो है, सुप्रीम पावर तो है। तो सारे जो ये आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड है, उसको गति में एक नियमावली बांध कर रखा है, कोई सुप्रीम पावर है। अब उसको आप सतनाम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो सत्य को मानो, उसको मानो, आचरण में भी सत्य को मानो। दूसरा क्या है कि पर स्त्री को माता मानो। आप देखिए समाज में क्या कहते हैं लोग, झगड़े के तीन कारण, जर, जोरू, जमीन। जर मने दौलत, जोरू मने नारी और जमीन मने धरती। 3 ही कारण है झगड़े का। एक राजा दूसरे राजा के लड़ता था, तो क्यों लड़ता था? 3 कारण से, या तो पैसा लेना था उनसे, या जमीन को चाहिए राज्य की, या फिर नारी की। तो बाबा जी ने कहा कि एक सबसे बड़ा कारण है झगड़े का नारी। तो सारे नारी को तुमने माता मान लिया तो झगड़े का फालिका नहीं होगा। यह है नैतिक। ये समाज में नैतिकता की सबसे बड़ी स्थापना बहुत बड़ी क्रांति है। फिर उसने कहा कि भाई जाति पात के प्रपंच मत पढ़ो। अरे जाति तुमने बना ली है तो उससे झगड़ रहे हो, जाति है क्या? बिल्कुल ये गलत बात है। फिर उसने कहा कि जीव हत्या मत करो, अहिंसा का पालन करो, आप मांस मदिरा मत खाओ। आप मांस खाओ तो हत्या करना पड़ेगा। तो भाई संसार में तो सारे प्राणी को जीने का हक है कि नहीं? क्यों आप उसको मारोगे? अपने ढंग से जीने दो उसको, अपने खुद मरेगा, खुद जिएगा। आप मार के खा रहे, खाने के लिए कमी तो है नहीं आपके पास। फिर कहा नशा पान मत करो। आप देखेंगे आज जितनी दुर्घटनाएं हो रही है उनके पीछे आप देखेंगे 90% नशा करके ही दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं लोग। तो ये बहुत बड़ा, फिर परिवार बर्बाद होता है, जनरेशन बर्बाद होता है। तो ये नशा तो गलत है। तो इसने कहा नशा पान मत करो। और उसने कहा कि उस युग में छत्तीसगढ़ का मूल जीवन का आधार खेती थी, कोई उद्योग धंधा होते नहीं थे। तो खेती का मूल जो टूल्स, औजार, साधन बैल थे। अब तो ट्रैक्टर आ गया ना, उसमें आज से 300 साल पहले कहाँ कोई औद्योगिक क्रांति थी।
तो बैल ही और नांगर ही थे। तो भाई इतना आपका जो मूल जो साधन है बैल, उसको भी आप दोपहर में आप जोतोगे तो उसको स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसको कष्ट होगी सो अलग। और कितने दिन चलेगा तुम्हारा वो, फिर तुमको दूसरा बैल लेना पड़ेगा। तो ये दोपहर में खेत मत जोतो। ये जो जितने भी साध जो उन्होंने संदेश दिया है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आध्यात्मिक बात नहीं दिखती है, कि नैतिक। समाज में ऐसे क्रांति होगा अगर इनको सब लोग स्वीकार करें तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा, कोई अपराध ही नहीं होगा। तो ये उनका संपूर्ण क्रांति थी। और उन्होंने देखो, आपने नशा पानी बंद कर दिया और ये जो माता बोल रही है, नारी को माता मानो, जीव हत्या मत करो, तो आपका तो आर्थिक क्रांति कर दिया ना। आप झगड़ोगे नहीं तो पैसा बर्बाद नहीं होगा, आप नशा पान नहीं करोगे तो पैसा क्यों बर्बाद होगा, आप मांसाहार नहीं करोगे तो पैसा क्यों बर्बाद होगा। कहने का मतलब एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत तो यहीं से हो गई ना। वो बाद में उससे क्या परिणाम मिलते हो अलग बात है, पर मूल रूप उस जमाने में धन को बचाने का जो मेन आधार ये बता दिया, मुख्य आधार, तो ये क्रांति, आर्थिक क्रांति। फिर सबको जा जाके समझाया कि भाई एक सतनाम, फिर मंदिर मत जाओ, मूर्ति पूजा मत करो। तो मूर्ति उस जमाने में अछूतों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। आज भी आप अखबार में पढ़ेंगे कई प्रांत ऐसे हैं जिसमें वो जात पूछते हैं किसी मंदिर में जाने के लिए। मतलब आज भी जाति के आधार पर मंदिर प्रवेश नहीं है। गुरु बाबा ने कहा कि यार कहाँ तुम पड़े हो झंझट, अरे तुमको जाने नहीं देते तो तुम खुद ही मत जाओ ना। तुमको मंदिर में नहीं जाने देते, मत जाओ, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, है ना। इसलिए वो पंचुअल है ना, मंदिर वो में कहा करे जइबो, अपन घट ही के देवल मनइबो। हमारे अंदर उस अंतरात्मा ईश्वर परम पिता परम शक्ति सतनाम की हमारे अंदर वास है। हमारे घट मतलब हमारे हृदय में, हम उसी को सुमरन करेंगे, उसी को मनाएंगे। चाहे तुम्हारे मंदिर में क्यों जाएंगे, तुम मना करता हूँ। तो ये संपूर्ण क्रांति थी। इसको अगर विश्लेषण करेंगे और अच्छा अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि ऐसा कोई क्षेत्र गुरु बाबा जी ने नहीं छोड़ा उस क्रांति का, परिवर्तन का, जो इसमें ना हो। बहुत बड़ा क्रांति का, इसमें तो मत। तो डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ का विस्तार कैसे हुआ? सतनाम पंथ विस्तार ऐसे हुआ कि उस युग में जातियां तो थी, और तो जाति के रहते भी अशिक्षा के कारण और अंध पाखंड के कारण तो हर जाति के लोग कहीं न कहीं परेशान होते थे। उसके बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तो उस दौर में सबसे पहले इसने क्या किया कि उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन चलाया। आप पूरा गजेटियत कर लीजिए। जितने भी छत्तीसगढ़ में, जैसे ये आदिवासियों का गोंडवाना राज्य रहा शुरू से, बाद में जब मराठों का शासन आया तो बहुत सारी संगतियाँ पैदा हुई। यहाँ पे अंग्रेज शासन आई तो संगतियाँ पैदा हुई, पर था तो वो मूल गोंडवाना राज्य था और ग्राम स्वराज्य था। उस दौर में ग्राम स्वराज्य था। उस ग्राम स्वराज्य को नष्ट किसने किया? अंग्रेजों ने किया। आप देखिए, पूर्ण गांव एक पूर्ण राज्य होता था। आप थोड़ा देख लीजिए। आप मैंने आपको, अभी तो बदल गया, लेकिन आज से 50 साल पहले आप देखेंगे गांव के एक मुखिया होता था, एक कोटवार होता था, है ना, और गांव में आपके औजार बनाने वाले लोहार होता था, जूता बनाने वाले मोची होते थे, और कपड़ा बनाने वाले बुनकर होते थे। सारे हमारे समाज की जितने भी उपयोगिता की वस्तु गांव में ही, एक गांव में बन जाती थी। हर चीज बन जाता था। तो पूर्ण स्वराज्य, एक एक गांव एक एक स्वराज्य होता था। और निर्णय के लिए कि बाहर जाना नहीं पड़ता था। वो पटवार और वह जो पटेल, गाँव का पटेल है, मुखिया है, मोटिया है, वो निर्णय करते थे, लोग मानते थे उसको। तो उस दौर में क्या होता था कि ये सारी चीज़ें जब नष्ट हो गई तो जमीनों पर कब्जा बाहर के लोग आए। जैसे मराठा बहुत से शासन था, उसके बारे में तो लिखे हैं गजेटियर में कि वो जमींदारी को बेच देते थे, गोंटी को बेच देते थे, जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता था तो उसको माल गुजारी बेच देते थे। तो इस तरह से लूटपाट जो है होती थी। तो उसमें बहुत से जो यहाँ के मूल किसान थे उनकी ज़मीनों को छीनी गई। वो कर्जे के नाम पे छीन लिए, कहीं दादागिरी के नाम पे छीने। उसमें केवल सतनामी लोग नहीं थे, अछूत लोग नहीं थे, उसमें सारे धर्म के लोग थे, आदिवासी लोग थे, और अन्य जो छोटी छोटी जातियाँ थी, वो जमीन, उनकी भी ज़मीन छीनी गई थी, उनको भी बेदखल किया गया था। तो घासीदास जी ने, गुरु घासीदास जी ने आंदोलन चलाया कि भाई जहाँ जहाँ हमारी ज़मीनें छीनी गई है उसको हम वापस लेना चाहते हैं।
तो एक संगठन बना और पूरा युद्ध स्तर में फिर उसने कब्जा शुरू किया इन लोग कि नहीं, ये जमीन तो हमारे पुरखों की थी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये भूमि सुधार एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और इतिहास में लिखा है कि लगभग 362 मालगुजारी जो थी तो फिर सतनामियों ने वापस अपना कब्जा प्राप्त कर लिया, गजेटियर में लिखा है, तो कब्जा कर लिए। तो ये जब सतनामी आंदोलन चला सतनाम पंथ का गुरु बाबा जी के नेतृत्व में, जब 362 जमींदारी या मालगुजारी जब सतनामी लोग ले सकते थे, छीन लिए, उससे प्रभावित होकर के समाज ने कहा कि यार ये तुम्हारे मुक्तिदाता है, जमीन तो इन लोग ले रहे हैं अपनी। तो इसलिए क्या है कि तमाम और अन्य जाति के लोग थे, पिछड़ी जाति के लोग सारे सारे उसके फॉलोअर बने और वो उनको भी अपने जमीन अपने अधिकार वो सब उनको प्राप्त होना शुरू हुआ। तो ये एक क्रांति थी सतनाम। और इसलिए क्या है, जब अभी जैसे पुराने लोग बताते हैं तो इतिहास में भी गजेटियर में भी लिखा है कि 83 गांव है, 83 वहाँ पर मंदिर भी बना है सतनाम पंथ का, गुरु लोग बनाए। तो 83 गांव में मूल रूप से तेली समाज के लोग ज़्यादा थे वहाँ, और अन्य और समाज के भी लोग थे कम मात्रा में। तो पूरे के पूरे बस्ती गुरु बाबा के शरण में आकर के सब सतनामी बन गए। ये इतिहास में लिखित घटना है। और उसी की स्मृति में 83 में एक धाम का निर्माण करवाया गुरु बाबा लोगों ने, वो बहुत पुराना धाम है। तो ये इस तरह से प्रचार हुआ। तो डॉक्टर साहब, देश के अन्य और कितने राज्यों में सतनामी समाज फैला हुआ है, ऐसी कुछ जानकारी है तो बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, इसका फैलने का मुख्य कारण तो ये है कि माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन कई कारणों से होता है। एक तो मुख्य कारण होता है रोजगार, और दूसरा है शिक्षा वगैरह प्राप्त करने के लिए, बेहतर अवसर के लिए माइग्रेशन करते हैं। तो अब जैसे शिक्षा आज़ादी के बाद मिली तो बड़े बड़े पदोन्नति लोग आए और उसके माध्यम से बाहर गए, बड़े बड़े शहरों में जॉब करने के लिए, धंधा करने के लिए लोग गए। तो एक माध्यम था। दूसरा, प्राचीन काल में देखिए बहुत अकाल पड़ता था छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के सभी समाज के लोग बाहर जाते थे चाय बागान वगैरह में जीवन यापन के लिए। तो सतनामी समाज के बहुत सारे लोग गए बाहर, और चाय बागान में तो लगभग अभी भी बताते हैं 17 गांव है आसाम में जहाँ सतनामी लोग निवास करते हैं, और जहाँ जैत खाम गड़ाए हुए हैं। अब वो तो आदिकाल से वो, ऐसी दार्जिलिंग में, बंगाल में आज की तारीख में आप पाएंगे कि हर प्रमुख शहर में सतनामी लोग निवास करते हैं। हमारे एक मित्र बताया था, सन 80 की बात बताया था जी, कि जब वो गए तो जम्मू में पूरा एक मोहल्ला सतनामी मोहल्ला है। 1980 की बात बता रहा हूँ, और वहाँ जैत खाम गड़ा हुआ है। जब यहाँ से आदमी गए, वहाँ लोग देख के दंग रह गए, कह दिया जैत खाम गड़ा है गुरु बाबा का, और पूछे बताया कि पूरा मोहल्ला सतनामियों का है जम्मू में, जम्मू तवी में। वैसे ही आप इलाहाबाद में देखें कि इलाहाबाद में पूरा एक सतनामी मोहल्ला है। नागपुर में देखिए सतनामी नगर बना हुआ था, आज भी सतनामी लोग वहाँ रहते हैं। तो इस तरह से प्राय प्रमुख सभी शहरों में आज की तारीख में देश के सभी प्रांत में सतनाम पंथ का प्रचार है, और लोग वहाँ पर मान रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का ये पंथ बन चुका है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या सतनामी समाज की कोई विशेष सांस्कृतिक पहचान है जो उसे अलग बनाती है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए, अब तो आधुनिकता में बहुत परिवर्तन हो गया, आप पूरी संस्कृति अलग है जी। विवाह की भी संस्कृति अलग थी, अब तो बदल गया। अब तो कोई आप दावा नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं बचपन में जो विवाह में देखा जी, उसकी अपनी एक कल्चर थी। और उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में जैसे विवाह है या मृत्यु है, जैसे भोज वगैरह होता है, आप भोजन करने बैठेंगे, भंडारा जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता था, पहले कल्चर बता रहा हूँ कि सारे मेहमान को बैठाते थे, भाई आज ठीक है, मृत्यु भोज हो या विवाह का भोज हो या किसी प्रकार का कोई भी सामूहिक भोज हो, तो बैठा देते थे। और बैठाने के बाद में दो जो सेवक होते थे ना, सामाजिक कोई वो मजदूर नहीं होते थे, वो समाज के ही सेवा भावी लोग होते थे और खुशी खुशी करते थे। तो वो जा कर के बाल्टी लेकर के, धमेला लेकर के पानी
बैठे बैठे ही हाथ धुलवाते थे। ऐसा नहीं आप आए बैठ के खाना दे दिए खा लो, नहीं। सबसे पहले बैठा करके सबको बैठाने के बाद सबके हाथ धुलवाए जाते थे। तो आदमी सब जा करके वहाँ पर सबको हाथ धुलवाते थे। सादा ही धुलवाते थे, साबुन से नहीं मतलब, पर हाथ धुलवाते। उसके बाद में पत्तल दी जाती थी। पत्तल देने के बाद में जब कलेवा दिया जाता था तो कोई खाना शुरू नहीं करते थे। उसमें समाज के कोई या घर वाला हो या कोई समाज का प्रमुख हो या जैसे साटीदार बोलते हैं, जो समझो समाज का एक कार्यकर्ता होता है, ऑनरेरी सम्मानित या भंडारी। तो वो क्या है, लोटम जल लेगा और सब लोग पास कलेवा निकला है और हाँ ऐसा पानी करके ऐसा उसको पखारेंगे सब ऐसा और प्रणाम करेगा और बोलेगा कि सब साहेब संत मुझसे निवेदन है कि आप लोग भोजन ग्रहण कीजिए। तब शुरू करते हैं। ये कल्चर है। ये कल्चर दूसरा समाज में नहीं देखा मैं। वो खाते हैं और जाते हैं, खाते हैं और जाते हैं। लेकिन शाही समाज में ऐसा नहीं हो। अब तो बदल गया, मैं आप गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैंने अपने जो विद्यार्थी जीवन है या बचपन जो देखा हूँ बहुत कट्टरता। कोई अगर जैसे आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद में समाज के ही लोग पत्तल उठाएंगे, जो तय रहते हैं हम लोग सेवा भावी लोग, और उसके बाद सबके हाथ वहीं जाके धुलवाएंगे। और अगर कोई खा रहा है और कोई उठ गया तो उसको दंडित करना पड़ता था, उसको दंड मिलता था कि जब भोजन कर रहा है आप कैसे उठ गए। ये कल्चर दूसरी जगह नहीं थी। वो सब पे हाथ धुलने के बाद फिर एक आदमी आकर के जल ऐसा पखार करके प्रणाम करेगा, साहेब सतनाम अब सब संत अपन अपन जगह में जाओ। तो बिखरेंगे वो, जैसे मिलिट्री में होता है ना, डिसमिस, बिखर जाते हैं, डिसबर्स कर बिखर जाते हैं। ऐसे ही एक अनुशासन सतनामी समाज में था। ये बाबा जी के बनाया हुआ था। तो ये बहुत बड़ा अनुशासन था बनाया हुआ। और इसमें बहुत सारे कल्चर बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे। अलग अलग नाम है, जैसे रामत, जैसे आपके रवा, ये रवा सतनामी समाज में ही लगे शब्द रवा प्रथा, वो उसका बड़ा अलग महिमा है। ये रामत और रवा प्रथा के बारे में संक्षिप्त में बताइए क्या था। रामत पहले गुरु लोग क्या है कि अपने अनुयायी के यहाँ जाते थे और वहाँ जाकर के धर्मोपदेश या सामाजिक संरचना को शुद्ध बनाने के लिए उपदेश देते थे। कुछ लोग कुछ त्रुटियां भी कर देते थे समाज में गलत, उसको समझा ही देते थे या दंडित भी करते थे उसमें। तो गुरु लोग जा करके अपने चेलों के यहाँ भंडारी के रुकते, सब घर नहीं रुकते, भंडारी में रुकते थे और जाकर एक जागृति लाते थे। तो इसमें पूरा समाज में एक चेतना बनी रहती थी। तो गुरु लोग जाते थे। अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गुरु लोग जाते थे। अभी तो उस जमाने में तो गुरु बालक दास जी, गुरु आगर दास जी, तो एक ही गुरु होते थे, तो वही लोग जाते थे, दूसरा रामत नहीं करते थे। तो बाबा घासी दास जी, बालक दास जी, साहेब दास जी, अजब दास जी, इस दौर में वो जो गुरु होता था वही रामत करता था। अब क्या है कि सामाजिक परिस्थिति बदल गई है तो बहुत लोग रामत करते हैं, तो एक रामत हुआ। दूसरा रवा यह था कि गुरु बनाने के बाद में गुरु के द्वारा छोड़ा गया भोजन, जिसको हम सीधे शब्द में जूठन कह सकते हैं, उसके अंश को ग्रहण करना। यानी हम गुरु को संपूर्ण स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसके बताए सारे उपदेश को हम अपने तन और मन में हम ग्रहण करके पालन करेंगे। गुरु ने हमको जो ज्ञान दिया है, तो उसका एक सब जीता जागता प्रतीक था कि गुरु के द्वारा छोड़े गए भोजन के अंश को ग्रहण करना। वो रवा होता था, रवा ले लिया। अब उस जमाने में क्या होता था, गुरु बाबा जी के ज़माने में, बालक दास जी के ज़माने तक के अन्य जाति के लोग सतनाम समाज में आए, तो क्या उसको वो गारंटी देगा भाई कि भाई ये अन्य समाज के आदमी आया सतनामी समाज में, कल को वो बदल भी सकता है या गलत आचरण भी कर सकता है। हमारे सतनाम धर्म में जो तरीका है उसको भी जा सकता है। तो उसको कैसे हम विश्वास हो, चलो भाई रवा लो, गुरु बाबा के भोजन जो है छोड़े हुए उस भोजन को तुम ग्रहण कर लोगे तो हम मान लेंगे कि तुम सतनाम में शामिल हो गए हो। तो वो किसी भी समाज का आदमी हो, गुरु बाबा के थाल का वो जूठन भोजन ग्रहण कर लेता था, तो ये भी पक्का हो जाता था कि ये बदलेगा नहीं, स्वीकार कर लिया गुरु बाबा। तो ये एक रवा प्रथा के 2-3 इसके उद्देश्य होते थे, रवा शब्द। ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं जो दूसरे अन्य जगह नहीं मिलेंगे आपको। ये इस्लामिक संस्कृति की बात है। समाज के इतिहास को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, किसे मानते हैं?
अब सबसे बड़ी गलतफहमी तो अब देखिए, कई विद्वानों ने तो कई तरह के तर्क दिए हैं, अंग्रेजों ने अलग तर्क दिए हैं, पर गलतफहमी ये है कि आज भी सतनामी समाज को लोग एक दृष्टि से देखते हैं। आप ये हमारे सामाजिक संरचना की जटिलता है, जी। हमारे चिंतन की जटिलता है, जो कितना भी शिक्षित हो जाने के बाद भी लोग बदल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो कहना चाहिए कि ये जीन्स में जो मौजूद हो गया है वो निकल नहीं पाता है। सतनामी समाज का कितना बड़ा विद्वान, कितना बड़े भी ज्ञानी आदमी होगा कि उसको स्वीकारना बड़ा कठिन होता है। ये कठोर सच्चाई है। सभ्यता के नाम से ऊपर से आपके साथ चाहे वो बहुत अच्छी बात कर लेंगे, पर अंदर स्वीकारना मुश्किल होता है, नहीं स्वीकार पाते ना। जहाँ आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है, लेकिन आप अंदर पूछेंगे आप कौन सा समाज से हैं, आप सतनामी समाज, तो फिर वो दृष्टि बदलते देर अरे सतनामी समाज क्या है। यानी कहने का मतलब आपके अंदर जो हेरिडिटी में जो घुसा हुआ है, आपके जीन्स में जो विचार बैठ गए सतनामियों के बारे में, वो निकल नहीं पाता है। ये चीज तो मैंने भी बचपन से उसको बिठा दिया गया। हाँ, वो बचपन से ही उनको बिठा दिया और वो जनरेशन में वो आते रहता है। मैंने इस चीज को परखा है, बहुत ध्यान से परखा है। स्वीकारते नहीं, ऊपर से भले सभ्यता व साहब से बात कर देंगे, पर भीतर से स्वीकारना, तो ये इस तरह की परेशानी तो है। डॉक्टर साहब, गुरु घासीदास जी के सामाजिक योगदान को बहुत संक्षिप्त में हम छोटे छोटे प्रश्न करेंगे। हालांकि कुछ बातें आ गई है, तो गुरु घासीदास जी ने समाज सुधार के लिए कौन कौन से बड़े कदम उठाए? सबसे बड़े कदम तो ये उठाया कि सारे जो शोषित पीड़ित को जोड़ा जी, और जोड़ करके सबसे पहले उनको एक नैतिकता के बंधन में बांधा। देखिए, मनुष्य में अगर नैतिकता नहीं होगी तो चाहे कितना भी उपदेश दे लो, कितना भी दौलत लाओ, कुछ भी कर लो, वो काम का नहीं रहेगा। तो सबसे पहला कदम तो ये कहा कि तुम ये अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करके जियो। माने ये 7 जो मेरे सिद्धांत है उसका पालन करो। 7 सिद्धांत का पालन करने का मतलब एक मनुष्य को सदचरित्र बनाने का काम किया। और मनुष्य का सबसे बड़ा जो गुण होता है चरित्र होता है। वो अंग्रेजी का आप कहावत पढ़े ना, व्हेन वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, व्हेन हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, व्हेन कैरेक्टर इज गॉन ऑल थिंग इज गॉन। आपका चरित्र लगे सब चला गया। तो गुरु बाबा ने उसको पकड़ा। पहले अगर मनुष्य को हम चरित्रगत मजबूती नहीं देते तो कितना भी ज्ञान, कितना भी उनके क्रांति का कोई मतलब नहीं। चरित्र बनाना है, तो पहला काम चरित्र बनाने की है। तो बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को किस प्रकार चुनौती दी तब? तो उसका चुनौती उसने कहा कि भाई मन के एक है, तुम ऊंच नीच और छुआछूत मानना गलत है, तुम्हारा दृष्टि गलत है, तुम्हारे अगर तुम इस चीज को मानते हो तुम्हारा सारा चिंतन का आधार गलत है। ये मन मनुष्य है, तुम उसको अगर कैटेगरी मानते हो तो वो चैलेंज उसने वो दिया। और चैलेंज उसने दिया कि जैसे उस जमाने में क्या होता था कि हर जाति में किसी कारण से सामाजिक कोई कर्म, कोई पीड़ित, कोई काम, कोई भी जाति का हो, हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो वो अपने समाज के नियमों को पीड़ित कोई काम किया। जैसे किसी अन्य समाज के लड़की से विवाह कर लिया तो समाज बहिष्कृत कर देता था। हर समाज बहिष्कृत कर देता था, केवल एक ही जाति नहीं। तो ऐसे बहिष्कृत समाज में जो किए जाते थे उस दौर में गुरु बालादास जी, गुरु घासीदास जी ऐसे लोगों को सतनामी बना लेते थे। वो आते थे खुद, भाई हमको समाज ने छोड़ दिया, हम कहाँ जाएं? तो ठीक है, तुम हमारे पास आ जाओ, सतनाम नाम स्वीकार कर लो। ऐसे जो लोग बोलते हैं ना कि ये कई लोग कर देते हैं, नहीं यार कहाँ अन्य समाज के लोग कहाँ सतनामी समाज में आ जाएंगे? अरे ब्राह्मण समाज भी अपने ही लोगों को बहिष्कृत कर देता था जो सामाजिक संरचना के विरुद्ध काम करता था। हर समाज के लोग, ऐसे लोग ब्राह्मण समाज के लोग भी सतनामी बने हैं। कैसे लोग बने? भाई देवास जाति की महिला तो किसी ब्राह्मण ने शादी कर लिया तो समाज तो उसको बहिष्कार कर दिया ना। अब वो बहिष्कार कर दिया, उनके आने वाले औलाद पे बेटी रोटी ही नहीं करेगा कोई ब्राह्मण जाति, तो वो कहाँ जाए? ऐसे लोग भी बाबा जी की शरण में और सतनामी बन गए। तो ये कारण था। दूसरा, अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बने। तीसरा, बहुत उस जमाने में शक्तिशाली संगठन बन चुका था। यानी
वो जो आपका एक गजेटियर का नाम आ रहा है, उस गजेटियर में उसने लिखा है कि ये सन 1868 की बात बता रहा हूँ कि उसमें 3 लाख अनुयायी थे। तो बाबा के 3 लाख, आप सोचिए उन्हें 1868 में 3 लाख की आबादी छोटी होती है क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, जबकि उस जमाने में 5 मील वर्ग मील में एक आदमी की जनसंख्या गिनती होती थी। ऐसे युग में 3 लाख तो कितनी शक्तिशाली थी, जुझारू थे। उस संगठन शक्ति देख करके भी दूसरे समाज के लोग उससे जुड़े और सतनाम, एक तो एक कारण। दूसरा, आध्यात्मिक रूप से जो खर्चीला जो पद्धति है, पूजा पाठ में ये खर्चा पानी करो, ये करो, वो सतनाम में रहते ही नहीं। तो बोले यार ये भी है भाई, ईश्वर तो ईश्वर है, परमात्मा परमात्मा है, पाना है तो बड़ा आसान तरीका है सतनाम में आओ। एक आध्यात्मिक कारण से भी लोग जुड़े। तो ये केवल एक ही कारण नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे सतनाम पंथ को लोगों ने अपनाया। तो गुरु बाबा ने एक ढंग से समाज में एक नई क्रांति की कि जो जिनको लोग ठुकराए हम तुमको स्वीकार करें, ये बात थी। महिलाओं के सम्मान और समानता को लेकर उनके विचार क्या थे? महिलाओं को उसने कहा माता मानो, उनका एक उद्देश्य है कि पर स्त्री को माता मानो। और उसने कहा कि पूरे जो सृष्टि में नारी जाति है वो जीवन का आधार है, अगर उसका सम्मान नहीं करोगे तो फिर कैसे जीवन चलेगा। तो नारी को प्रतिष्ठि नहीं, नारी पूजनीय है। भाई शास्त्रों में जो लिखा होगा वहां तक भी होता नहीं, लेकिन गुरु बाबा ने कहा कि नारी को माता मानो। जब बाप ने माँ मान दिया तो इससे बड़ा सम्मान भी हो सकता है क्या कि मैं किसी महिला को कोई माता जी बोलूँगा तो उससे बड़ा उसको सम्मान ही नहीं, वो तो गदगद हो जाएगी। अरे ये पहला आदमी जो मेरे को माँ बोल रहा है तो उसके अंदर भावना बदलेगी कि नहीं, ये कितना बड़ा सम्मान है। और आप ये देखेंगे कि सतनामी समाज में जब शादी बर ब्याह में जब वो भोज भंडारा होता है तो कलेवा बनाते हैं। तो हमारे यहाँ सतनामी समाज में कलेवा को परिवार की गिनती के आधार पर दिया जाता है। जैसे मान लो करी लाड़ू चलता था पहले, सुहारी करी लाड़ू। तो वो जैसे कोई गया है मुखिया तो वो पूछता था भाई वो वितरण करने वाला कोई तोर परिवार में के जने, तो बोले मोट परिवार 5 जने। हाँ तो एक जने के लिए 2 लड्डू, तो 5 में 10 लड्डू। तो वो बोलता था नहीं मेरी बहू पेट में है 3 महीना का। अच्छा, तो वो उसके लिए वो पेट में उसके लिए एक बाटा देते थे। आज भी है, आज भी है। उसको पेट में है उसके लिए, अरे पेट में है तो पेट का बच्चा क्या खाएगा, उस नारी का सम्मान है। तो ये व्यवहार में बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जिसको विस्तार से आप देखें समझ में आएगा। तो क्या गुरु घासीदास जी को केवल संत कहना पर्याप्त है या सामाजिक क्रांतिकारी भी कह सकते हैं? अब देखिए संत जो शब्द है दरवेश जी, अब ये तो बड़ा पारिभाषिक शब्द है, संत शब्द है। संत तो किसी को भी कह देते हैं। आजकल भी बहुत से लोगों को संत कहते हैं, जो जेल के अंदर गए हैं वो संत कहला रहे हैं। तो वास्तव में गुरु घासीदास जी क्रांतिकारी थे मेरी नज़र में। अब लोग देखिए भैया अपना 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 दृष्टि है, कोई किसी रूप में देखते हैं, मैं तो उनको एक क्रांतिकारी के रूप में देखता हूँ। और देखिए जिस समाज में कोई क्रांतिकारी होता है उस समाज का आचार और विचार बदलता है। सतनामी समाज में क्रांतिकारी बाबा जी हुए, आप कहीं भी जाइए सतनामी समाज का आचार विचार परिवर्तित हो गया है पूरी तरह से। क्रांति किया था जी। और क्रांति का मतलब नहीं जैसे लोग आम साम बोलचाल में क्रांति का मतलब मार काट गोली बंदूक, ऐसा नहीं होता। क्रांति का जो भावार्थ है वो है महापरिवर्तन। हमारे रूढ़ परंपरा के खिलाफ एक नई चीज को लाया जाए, वो क्रांति है। ऐसा नहीं कि तलवार गोली बरछा चलाओ क्रांति नहीं, वो गलत परिभाषा है। क्रांति का मूल अर्थ है परिवर्तन, महापरिवर्तन। अब वो परिवर्तन आप धार्मिक जागृति चला सकते हैं, सामाजिक आंदोलन चला सकते हैं, गीत भजन गा चला सकते हैं, परिवर्तन होता है, उससे क्यों नहीं होता है। तो गुरु बाबा घासीदास जी क्रांतिकारी इस अर्थ में थे कि सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, शैक्षिक सभी तरह के क्षेत्रों में परिवर्तन का सूत्र दिया हुआ, जी परिवर्तन लाया हुआ, ये क्रांति, मैं इसलिए क्रांतिकारी मानता हूँ। अब संत तो हमारे यहाँ सतनामी समाज में सबको संत बोलते हैं, है ना।
वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तो वो गुरु घासीदास जी के लिए गुरु परंपरा में संत का प्रयोग नहीं होता है। आप ये बात को ख्याल करिए, गुरु परिवार को संत नहीं बोलते हम लोग, गुरु परिवार गुरु ही बोलते हैं जी। अभी मान लो कोई गुरु है, मान लो अभी जिसको हम मान रहे हैं विजय गुरु, तो संत विजय गुरु नहीं बोल सकते। गुरु घासीदास जी को हम लोग संत नहीं बोलते, गुरु ही बोलते हैं। संत घासीदास जी तो आम लोग बोलते हैं जी। सतनामी को मानने वाले सतनामी समाज का आदमी संत गुरु घासी नहीं बोलते, गुरु बाबा घासीदास ही बोलते हैं, और उसके पूरे परिवार को गुरु ही बोलते हैं, संत नहीं बोलते। संत किसे बोलते हैं? समाज के लोग। जैसे मान लीजिए आप मेरे यहाँ बोले ओ भाग संत जी आप मेरे यहाँ, हम आपको संत बोले, एक सतनामी का दूसरा सतनामी मिलेगा तो उसको संत बोलेगा। हर सतनामी संत है, और गुरु घासीदास जी गुरु है। गुरु मतलब परिवर्तनकारी। कैसे? आप उसको शादी करते एक मजेदार बात बता रहा हूँ। गुरु शब्द दो शब्द बना है, वो मतलब अंधकार, रो मने प्रकाश। वो जो अंधेरा से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, या जो अंधेरा को समाप्त करके रोशनी फैला दे, वो गुरु। तो गुरु घासीदास जी ने क्या तो रोशनी फैलाई, केवल अछूतों के लिए या पिछड़ी जाति है, दलित कहे जाने वाली जाति है, सतनामियों के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए रोशनी दिया कि भैया आंखें खोल, मन की आंखें खोल, इंसान तो इंसान है, काहे तुच्छ अछूत डाल रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो क्रांतिकारी था। हाँ, तो डॉक्टर साहब जैत खाम का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इस पर प्रकाश डालिए इस पर। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है दरवेश जी। जैत खाम सतनाम का सबसे प्रमुख प्रतीक है, सबसे प्रमुख प्रतीक है। और वास्तव में गुरु बाबा ने इसे कोई जैत खाम गढ़ाने का मकसद ये नहीं था कि इसकी आरती करो, पूजा करो, ये उसका मकसद नहीं था। उन्होंने तो मंदिर मूर्ति पूजा ही मना कर दिया है, तो फिर उस पूजा वूजा का सवाल नहीं है। जैत खाम का समाज में क्रांतिकारी इसका उद्देश्य रहा। जैसे सबसे एक सामान्य बात बता रहा हूँ, साधारण। उस दौर में सामाजिक जो संरचना के अंतर्गत छुआछूत तो थी, एक दूसरे छुआछूत, पानी छुआ, खाते पीते नहीं थे, बैठते नहीं थे साथ में, वो तरह तरह के उस जमाने में ये बहुत ही कहना चाहिए कि भयानक दौर था वो। जब समाज में छुआछूत के माध्यम से अत्याचार होते थे, ये तो बहुत क्रूर कहना चाहिए, निंदनीय था। आश्चर्य लगता है आज के पढ़े लिखे आदमी को समझ में आना चाहिए। तो उस दौर में क्या होता था कि सतनामी समाज कहीं भी जाए किसी घर में, तो जाति बताने के बाद में उसको सम्मान तो मिलना नहीं था। तो जैत खाम अगर लगा है किसी गांव में, और कोई आदमी जा रहा है भूला भटका कहीं पर, कोई उसको रात है या किसी कारण से कोई परेशानी में है, और सतनामी समाज का आदमी है, और जैत खाम को देख लिया, तो वो जान लिया कि मेरे समाज को भी है, और इत्मीनान से हो जाएगा। और देखिए, सतनामी समाज में एक प्रथा शुरू से रही है कि कोई भी मेहमान आएगा उसको भोजन देना है। ये प्रमुख उस दौर में था। आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो सब कुछ बदल गया है। उस दौर में खास करके अगर सतनामी किसी सतनामी घर चला गया, उसको भोजन अनिवार्य रूप से देना और उसके आश्रय की व्यवस्था करना, ये अनिवार्य होता था। इसको कोई नियम नहीं था, अपने अंदर से ही वो स्वागत करता था। तो वो अगर देख ले कि जैत खाम है, तो जान लिया कि सतनामी मोहल्ला है, सतनाम के मानने वाले मोहल्ला है। तो किसी घर में जाके भाई मैं फलाना हूँ भाई, और मैं आया हूँ, तो वो उसको बिल्कुल स्वागत सत्कार। और सबसे पहले भैया तो इतने दूर से आया है, चल बासी खा ले। तो जमाने में बासी, अब चाय उसमें बासी बोलते थे। चल, अरे कहते कहाँ आया सब, अति मैं नहीं हो गए, चल बाकी बात में होते, चल तो हाथ मुँह धो, चल बासी खा ले। तो सबसे पहले देते थे। तो ये समाज में एक व्यवहारिक जैत खाम का ये उपयोग। दूसरा ये कि जब हमने सतनाम के सारे सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, हम तन मन आत्मा से सतनाम बन गए, सतनाम धर्म उपासक हो गए, तो हमारा प्रतीक है जैत खाम। तो जैत खाम हमें याद दिलाता है, सफ़ेद झंडा, सफ़ेद रंग,
कि तुमने गुरु के पवित्र सिद्धांतों को स्वीकार किया है। तो वो हमेशा वो चेतना को जागृत रखता है जैद खान कि कहीं बिगड़ना मत, कहीं इधर उधर बिखरना मत। गुरु बाबा ने कहा है कि नशा पान मत करो, तो जैद खान तुम्हारा गवाही खड़ा है। सोच लो बेटा, गलत काम करोगे जैद खान को ध्यान करो। तो ये जो आंतरिक चेतना को जागृत करता है कि गलत की ओर ना जाए। जैसे हम घर से निकले जैद खान को देखेंगे तो हमारे मन में आता है कि अरे यार बाबा भी खाओ हम आई हैं, हम नशा नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये चेतना को बार बार जगाने के एक प्रतीक है। दूसरा, जब गुरु बाबा ने सतनाम धर्म की स्थापना किया और उसका प्रचार किया, तो उसने जैद खाम गड़ा करके लोगों को कहा कि भाई ये हमारे सतनाम का एक प्रतीक है। जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, सारे दुनिया में सारे देशों के अपने अपने झंडे होते हैं और वो उस झंडे को, ध्वज को, उसका अपमान होना बर्दाश्त नहीं करते कोई। तो हमारे सतनाम धर्म भी यही है कि हमारे जैद खाम का अपमानित नहीं होना है, कुछ हमारे शान है, गौरव निशान है। और आजकल देखेंगे विवाद होता है, कई बदमाश लोग, नालायक लोग जैद खाम लकड़ी कहे तो काट के फेंक देते हैं अपमानित करने के लिए, उसको तरह तरह के उसको अपवित करने की कोशिश करते हैं। तो बड़े बड़े इससे बढ़ते समाज में फिर उत्तेजना फैलती है इससे, अब लोग उसको हल्के में ले लेते हैं। पर सतनामी समाज तो संगठित समाज है। आज छत्तीसगढ़ में अगर कोई सबसे क्रांतिकारी समाज है तो आपको स्वीकारना पड़ेगा सतनामी समाज है, और उसके पीछे वो घासीदास जी की क्रांति है। ये पूरा सामाजिक सत्य बता रहा हूँ। जिस समाज में या जिस कम्युनिटी में, समुदाय में अगर कोई बड़ा क्रांति नहीं हुआ है, क्रांतिकारी नहीं हुआ है, तो उस समाज की संरचना अलग दिखाई देगी, कई दृष्टि से उसमें एक अलग पहचान रहेगी। लेकिन जिस कौम में, जिस समुदाय में अगर कोई क्रांतिकारी हुआ है तो उस समाज को आप देखिए, उसमें एक अलग तरह की परिवर्तन दिखेंगे आप। ये बात तो ये है। तो ये जैद खाम को उस क्रांति का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात ये हुआ कि शासन के द्वारा गोरखपुर में जो बहुत बड़ा भव्य जैद खाम का निर्माण किया गया है, तो अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा भव्य निर्माण हुआ है और सारे सतनाम धर्म के अनुयायी की आस्था है वहाँ, तो कितना इसका महत्व है जैद खाम का। आप उस जैद खाम को आप, एक जन ने मेरे पूछा, मैं प्रसंग बता रहा हूँ, मुझको इधर उधर अपनी बात नहीं करना है, लेकिन एक प्रसंग बता रहा हूँ। एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि क्या जोशी जी आपके समाज में तो देखो बड़ौदा बाज़ार में तो कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को जला दिए, आपके समाज के लोग उत्तेजना फैलेगी, ऐसा उसने पूछा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहा यार मैं तो अखबार में, मैं भी टीवी में देख रहा हूँ, जैसे आप देखो, मैं तो हूँ नहीं वहाँ, तो मैं क्या कहना चाहूँगा, भाई घटना घटी है, विस्तार से जो जानकारी आएगी तो मेरी भी समझ में आएगी। तो नहीं, लेकिन देखो इतना बड़ा जघन्य अपराध है, ऐसा बोल रहा था, जघन्य अपराध है ये तो। लोग कह रहे हैं कि समाज, सतनामी समाज क्रिमिनल समाज है, कि वो कलेक्ट्रेट उसको जला दिया आज की इस युग में। तो मैं कहा देखो यार, सतनामियों ने जलाया, किसने जलाया, ये तो अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है। जांच आएगी तो पता चलेगा कि उसने सतनामी ने जलाया, कोई दूसरे लोगों ने जलाया, हमें क्या मालूम। पर आज क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। मैं उस पत्रकार को पूछा, बोला देख मित्र, ये बताओ जैद खान को किसी मुसलमान ने आज तक जलाया, काटा, अपमानित किया है क्या? नहीं। जैद खान को किसी ईसाई, क्रिश्चियन ने आज तक कहीं पर अपमानित किया, जलाया, उखाड़ा किया? नहीं। किसी सिख समाज के व्यक्ति ने कभी जैद खान को उखाड़ा, जलाया क्या? नहीं। तो हिंदू समाज के लोग जैद खान को क्यों उखाड़ते जलाते हैं, क्यों उसको अपमानित करते हैं? तो इसका मतलब कि समाज के लोग, धर्म में लोग तो नहीं, जैद खान को भी अपमानित नहीं करते, फाड़ते और एक अवसर देते हो क्राइम करने का। अरे यार आप तो कैसी परिभाषा दे रहे हो? मैं कहा आप सोचो, तुम पत्रकार हो, मेरे पूछत मैंने बोल दिया, सहमत हो मत तू जान। तो कहने मतलब यह है कि एक आस्था की बहुत बड़ी प्रतीक है जैद खान जो है। अब लोग पूजा भी करते हैं, और उस पूजा वजह नहीं, सम्मान तो करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज की जो पीढ़ी है, गुरु घासीदास
जी के मूल सिद्धांतों को सही तरीके से समझ पा रही है? अब ये देखिए क्या होता है, ये समझ तो सब रहे हैं, गुरु बाबा के सारे सिद्धांत तो सभी समझ रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एक हर दौर में समाज में परिवर्तन होते रहता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो शैक्षिक परिवर्तन, औद्योगिक परिवर्तन, टेक्नोलॉजी जो आती है, नई नई तकनीक आती है, उसका जो प्रभाव समाज में होता है। और ये जो जितने भी औद्योगिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन आते हैं, वो समाज के विचार और आचरण को परिवर्तित करते हैं। देखिए, आज से 50 साल पहले मोबाइल का कोई कल्चर नहीं था, लोग एक दूसरे से मिलते थे, मेहमान जाते तो हफ्ता हफ्ता रह जाते थे। आज कोई किसी घर में 1 घंटे के लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि मोबाइल का नशा है, उसको टेक्नोलॉजी का नशा है ना, आगे। तो ये समाज बदलता है। तो जब ऐसे परिवर्तन होते हैं तो हमारे परंपरागत जो आदर्श होते हैं, परंपरागत मान्यताएं हैं, वो थोड़ी उपेक्षा जरूर होती है। पर इसका मतलब नहीं है कि उसको लोग नहीं मानते हैं या उससे विमुख, ऐसा नहीं, मानते हैं, सब लोग मानते हैं। क्या गुरु घासीदास जी का जो विचार हैं आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आज ज़्यादा प्रासंगिक है। मैं तो बात दावे के साथ कहूँगा कि पहले की तुलना में आज, पहले तो सब समाज में नैतिकता थी जी, हर समाज में नैतिकता थी। ऐसा नहीं कि कोई समाज में नैतिकता नहीं थी, उसमें सभी बड़े, उस दौर में जितने भी सामाजिक व्यवस्था थी सब अच्छी थी, नैतिकता के नाम पे थे। कोई रेयर कोई घटनाएं हो जाती थी, वो अलग बात है। आज के दौर में नैतिकता का ह्रास बहुत तेजी से हुआ है। और आज के दौर में गुरु बाबा घासीदास जी के सारे जो 7 सिद्धांत है और उससे 42 रावटियाँ हैं, ये सूत्र है, पूरे सतनाम पंथ की ये मूल आत्मा है। 42 रावटी और 7 जो उपदेश है, उनके सिद्धांत जो है, तो ये आज केवल सताई समाज के नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है, पूरे विश्व के लिए। कि पूरा जी ढंग से आप देखो कितना तनाव है लोगों में, एक धड़कन बढ़ी हुई कि कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए। अगर एक कहीं परमाणु बम चला तो दुनिया नहीं बचेगी, एक ने चलाया तो दूसरा चुप बैठेगा नहीं, और 4 चल गए मतलब पृथ्वी रहेगा ही नहीं, कोई जनरेशन रहेगा ही नहीं। तो ऐसे समय में गुरु बाबा घासीदास जी का जो उपदेश है बहुत कारगर है। ये तो मैं सोचता हूँ कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में गुरु घासीदास जी के 7 उपदेश और पूरे 42 रावटी को सारे विश्व के शासन को चाहिए, सरकारों को, कि इसको मैनिफेस्टो तक इसको उपयोग में लाए, तो कहीं कोई झगड़ा झंझट, कोई तनाव नहीं होगा। तो सरकारों ने गुरु घासीदास जी के विचारों को कितना संस्थागत रूप दिया है? अब देखिए, ये तो आपने तो बड़ा व्यवहारिक प्रश्न कर दिया है। अब इसको बताऊंगा ना, कई लोगों को बुरा लगेगा, है ना, कई लोग नाराज हो जाएंगे। आप देखिए, सरकार में देखिए, पहले जो कांग्रेसी सरकार होती थी, देखिए भाई, कोई भी क्रिया होती है, कोई कार्य होता है, तो उसका कारण का संबंध वैज्ञानिक सत्य है। कार्य कारण का संबंध होता है, कार्य हो रहा है, कोई कारण तो होता ही है। एक इस तो पहले समझ लीजिए। तो उस दौर में जब कांग्रेस सरकार, मध्य प्रदेश, हम ले मध्य प्रदेश को ले हम, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस दौर के सतनामी समाज अधिक था, तो खैर पूरे विश्व में। तो उस दौर में देखिए, 18 दिसंबर को पंडित श्यामाचरण शुक्ल के मुख्यमंत्रित्व के काल में पूरे राज्य की छुट्टी घोषित की गई, गजेटेड छुट्टी। यानी मध्य प्रदेश सरकार में जब पंडित श्यामाचरण शुक्ल थे मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले 18 दिसंबर को शासकीय छुट्टी, तो ये सरकार ने काम किया समाज के लिए। उसी प्रकार उस दौर में और बहुत बड़े काम हुए, जैसे विरोध मेला में एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया अतिथियों को रहने के लिए। उस दौर में कोई बिल्डिंग नहीं थी वहाँ, विरोधपुरी में जब मेला लगते थे तो उसमें नहीं था, लेकिन सरकार ने वहाँ पर एक गेस्ट हाउस बना दिया ताकि जो प्रमुख लोग रह सके, वहाँ जा सके। तो उस दौर में बहुत
क्यों किए, अब कार्य कारण संबंध जानिए। अब उसको राजनीतिक ढंग से आप सोचेंगे तो पूरा सतनामी समाज कांग्रेस का भक्त था, तो कांग्रेस के भक्त होने के कारण से, कांग्रेस के प्रति आस्था होने के कारण से तो लीडर भी बन जाते थे, मंत्री भी बनते थे। तो वहाँ पर सत्ता भी चाहती थी कि भाई इतने बड़े समुदाय है, इनकी बात नहीं मानोगे तो इनको वोट कैसे मिलेगा। तो इस कार्य कारण से तो संबंध शुरू बोला, तो इस कारण से लेकिन उस दौर में कांग्रेसी वो जो मुख्यमंत्रियों सरकारों के समय में सतनामी के लिए बहुत कुछ काम हुआ, जहाँ जहाँ न्याय हुआ तो सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया उस दौर में। किस तरह कांड हुआ, बुरवाइन डबरी कांड हुआ, तो जब भी कांग्रेस सरकार की मतलब पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने उसको बहुत गंभीरता से लिया, ऐसे कोई बात नहीं है कि नहीं ली। बाद में और जो बीजेपी सरकार आई, जैसे पटवा की सरकार आई, तो उसने भंडारपुरी के पूरे जो पुराना मंदिर था उसको शासकीय खर्चे से बनाने का उसने पूरा व्यवस्था दी। तो हालांकि वो बीजेपी सरकार थी पर उसने भी सतनाम के लिए काम किया। उसी प्रकार जब जोगी जी आए, अजीत जोगी जी, तो उसने कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खान बनाने की परिकल्पना उन्होंने रखी। अब वो 3 साल बाद तो हट गए वो। फिर बीजेपी सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी आए तो उन्होंने इसको पूरा कराया। तो भाई सरकार का समाज के लिए सतनाम के लिए योगदान तो है, उसको नहीं बोल सकते आप, है ना। अब ये अलग बात है कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने गुरु घासीदास शोध पीठ बना दिया था, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शोध पीठ की स्थापना कर दिया था। अब ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय 1982 में वहाँ बनवा दिया, वो बिलासपुर में। सरकार ने सतनाम बंद के काम किया कि नहीं किया? अर्जुन सिंह ने किया। उन्होंने डाक टिकट, जब वो केंद्रीय संचार मंत्री तो डाक टिकट बाबा जी के ऊपर जारी करवा दिया। ऐसे बड़े बड़े काम किए। तो हर सरकार ने समाज के लिए तो किया है, इसको आप नहीं कुछ कह सकते। लेकिन अभी जो गुरु घासीदास शोध पीठ थी उसको एक सरकार ने उसको हटा दिया, बढ़िया चल रहा था, उसको ना नष्ट कर दिया, हटा दिया। तो कहीं कहीं कुछ जो सरकार आती है वो विपरीत काम नहीं करती है, ये सच्चाई है। उसको हटा दिया, उसको तो विपरीत काम हो गया। समाज के लिए कोई काम नहीं किया, जैसे और नया निर्माण विरोधपुर के लिए कोई नई परिकल्पना नहीं, ऐसा कुछ सरकारें नहीं की, जानबूझ के नहीं की। मैंने उनकी अपने तो अंग्रेजी में बोलते इंटेंशनली नहीं की, या गुरु घासीदास शोध पीठ को सोच समझ के नष्ट किया कि भाई समाज को आघात पहुंचाना है, खत्म कर दो। तो ऐसे भी हुआ। पर अधिकांश जो सरकारें आई अभी तक, चाहे किसी भी पार्टी की हो, सतनाम पंथ के काम किया है, इसको तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर साहब, वर्तमान में सतनामी समाज की सामाजिक संरचना को कैसे देखते हैं, कैसी है? नहीं, संरचना तो बहुत अच्छी मजबूत है जी। सतनामी समाज की संरचना में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पहले की तुलना में सतनामी समाज में आत्मसम्मान, जुझारूपन, जागृति चेतना आई है। पहले के समाज में सामाजिक एकता तो थी, आपसी प्रेम भी बहुत था, इसमें तो मत नहीं, पर किसी बहुत बड़े दुर्घटना में आंदोलन कर ले इतना नहीं कर पाते थे, कोई स्थिति नहीं थी। हाँ, पर अभी देखिए 20-25-30 सालों के बाद से और अभी इधर अभी आधुनिक युग में बहुत चेतना आई है और काफ़ी संगठन भी मजबूत है और लोग भी बहुत जुझारू हुए हैं। अब वो नहीं डरते, नहीं है मरने मारने से नहीं डरते, हक के लिए तो सीना लगा देते हैं। तो गांव और शहर के सतनामी समाज में क्या अंतर है, क्या अंतर दिखाई देता है, ऐसा कुछ? अब देखिए आजकल तो गांव किसको बोलेंगे आप दरवेश जी, कोई गांव तो गांव दिखता ही नहीं है, तो मोबाइल में पूरा कैद हो गया है। मोबाइल तो अलग चीज़ है। औद्योगिक क्रांति इतना हो गया है कि अब गांव तो शहर में बदलने लगा है। हर गांव को आप देखेंगे तो शहरीकरण की छाप हर गांव मिलेगी आपको। पहले एक गांव में दुकान नहीं होती थी, आज 10 दुकान मिल जाएगी, मिलेगी, और सारी चीजें मिलती, सारी चीजें शहर मिला करती थी, आज हर गांव में मिल रहा है, हर गांव में। तो आप तो शहर और गांव का भेद को ही छोड़ दीजिए। पर जहाँ दोनों समाज की बात कर रहे हैं तो अभी की तारीख में चाहे शहर का सतनामी हो या गांव का हो, वो अपने सामाजिक चेतना से तो बहुत लैस हो गया है। अब सतनामी समाज वो समाज नहीं है कि जो इसमें कोई दब्बूपन या कोई पीछे भागने वाला
या कोई समझौता करने वाला नहीं है, लड़ने वाला समाज है। जी। वो शहर का हो गाँव का हो, उसमें एक ताकत है। और शिक्षा के क्षेत्र में कितना समाज आगे बढ़ रहा है? हाँ, बहुत बड़ा है, बहुत आगे बढ़ा है और अच्छे अच्छे जॉब में भी जा रहे हैं। जैसे अवसर मिल रहे हैं तो जॉब में भी जा रहे हैं। तो शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूकता है समाज में। अब तो कोई भी सतनामी समाज का कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। वो एक युग निकल गया जब नहीं पढ़ाते थे। पहले और अब की सामाजिक स्थिति में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, क्या आया है? सबसे बड़ा बदलाव यही आया है कि जहाँ आर्थिक आधार मजबूत हुए हैं, मतलब शोध बढ़े हैं। जी। बहुत ज़्यादा धनवान तो आज भी समाज नहीं है और नहीं समाज तो आज भी गरीब समाज है, पर स्रोत बढ़े हैं कहीं कहीं जात के लिए और काम के लिए। तो उसके कारण से समाज में जो आपका प्रश्न क्या था, मतलब सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव हाँ, आया? स्थिति में बदलाव, जागृति आई है। अपने समाज को, गुरु बाबा को, सबको समझने लगा है। अब तो वो हर समाज का पता नहीं बहुत हर व्यक्ति जानता है कि गुरु बाबा हमारे आदर्श हैं जी। और उनके ही छत्र छाया में हम संगठित मजबूत रह सकते हैं। जी। और ये समझ में आ गई लोगों को कि हम अगर संगठित नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारा अपमान करके या हमारे साथ दुर्व्यवहार करके चला जाएगा। इस चीज़ को समझे हैं सतनामी लोग, पढ़े लिखे भी और नहीं पढ़े लिखे सभी हैं। 100% शिक्षा है, शहरी या ग्रामीण या जो पैसे वाले हैं या गरीब है, वो सब समझ रहे हैं इस बात को कि हम अपने सतनाम मन को मजबूत और संगठित नहीं करेंगे तो हमें कोई भी आघात पहुंचा सकता है। इसलिए डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या समाज आज भी जातिगत भेदभाव का सामना कर रहा है? हाँ, जहाँ देखिए जातिगत भेदभाव कहाँ हो रही है उस बात को समझना पड़ेगा। जी। जिस जिस जगह में औद्योगिक क्रांति हुई है वहाँ जातिगत भेदभाव शिथिल हुए हैं, ये मान के चलिए आप। जहाँ जहाँ औद्योगिक पहल नहीं हुआ, औद्योगिक काम नहीं हुआ, औद्योगिक क्षेत्र नहीं विकसित हुए, ठेठ पुराने जमाने में लोग जो जी रहे हैं, पुराना वातावरण जी रहा है, खेती खार दूर दराज, उस जगह में आज भी जाति भेदभाव है, आज भी जातिता है। लेकिन जहाँ जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई है वहाँ के कल्चर बदल गया। वो भेदभाव नहीं करते हैं, वो बराबर एक आर्थिक रूप में सबको बराबर में समझते हैं। वो भेदभाव नहीं है। शहरी क्षेत्र है, जहाँ शैक्षिक क्षेत्र है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में भेदभाव नहीं है। पर जहाँ पर इस तरह के जो शिक्षा में, उद्योग में, व्यापार में या तकनीकी क्रांति जहाँ नहीं हुई है वहाँ तो आज भी छोटे भेदभाव है, लोग मानते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अंतरजातीय विवाह को समाज किस नज़र से देखता है? देखिए भाई, किस नज़र से क्या, गुरु बाबा का यह उपदेश है कि जात पात के प्रपंच में मत पड़ो बोल दिया है, तो अंतरजातीय को क्या स्वीकार करते हैं समाज? अंतरजातीय विवाह के प्रति सतनामी समाज में कभी भी कोई अंतर विरोध नहीं रहा है। अब ये अलग बात है कि कुछ उनके जो सिस्टम में कुछ व्यवस्था है उसके आधार से आपको चलना पड़ेगा, पर बहिष्कार नहीं होता। बहिष्कार नहीं। आपको उनके जब जैसे मान लो भाई जात मिलाने वाली बात है ना, मजाक में हम लोग बोलते हैं ना कि भाई एक ऑफिस में एक नया अधिकारी आ गया तो बाकी जो पहले के अधिक कर्मचारी लोग बोलते हैं साहब आप आए हैं, जात मिलानी पार्टी नहीं हुए, मतलब आप आए हो तो इस आने खुशी में हमको पार्टी दो। उसी प्रकार से यह है कि ये अंतरजातीय समाज सतनामी समाज की कोई समस्या नहीं है। आज भी कर रहे हैं लोग, पहले भी हो रहे थे। हर समाज की लड़कियां आ जाती है, सतनामी समाज की लड़कियां भी अन्य समाज में चली जाती हैं, पर इसमें कोई मार काट और दंगा फसाद वाली स्थिति नहीं है। वो जो पारंपरिक है वही आपको इस तरह के जो कुछ दंड वंड करेंगे और आपको मिलाएंगे, वो होता है। समाज मैंने कहने मतलब ऑनरेरियम जो मर्डर वर्डर होता है ना कई समाजों में, क्या बोलते हैं, ऑनर किलिंग बोलते हैं। ऑनर किलिंग जैसे घटना हमारे समाज में नहीं होती है। चाहे वो करोड़पति आदमी भी होगा, उसकी लड़की अगर किसी भी समाज में चली जाए तो वो ऑनर किलिंग जैसे लाख पकड़ दे मर्डर कर दो नहीं है। वो हमारे यहाँ स्वीकारते हैं उसको। समाज में महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में कितनी बदली है? बहुत बदली है, बहुत क्रांति हुई है। सतनामी समाज में महिला जागृति तो पहले की अपेक्षा
100 गुना ज़्यादा बढ़ी है। शिक्षा 100% है। कोई भी सतनामी समाज के व्यक्ति अपने बेटी को इसको भेजने से नहीं रोकता है, भेजता ही है। 100% शिक्षा समाज में है, तो बहुत बेहतर स्थिति है। पहले जो कुछ बुराइयां होती थी वो अशिक्षा या सामाजिक आर्थिक कारणों से हो जाती थी, वो सारी चीज़ें अब दूर हो गई है और वो ढंग से नहीं है। बहुत बहुत जागृति आई है, महिलाओं में पढ़ी लिखी हैं, कलेक्टर तक बनी है। नई समाज की लड़कियां जो है इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, बहुत आगे बढ़ी है। सोशल मीडिया और आधुनिकता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? सोशल मीडिया और आधुनिकता का समाज में तो देखिए, जो अन्य समाज में इसका प्रभाव है वो स्वतंत्र समाज भी है। इससे कोई एक समाज हो तो ऐसा नहीं है। वो ये समाज में फिर आप जाति भी बांट सकते हैं। जो टेक्निक है, जो तकनीकी संसाधन हमको मिला है, वो एक समाज प्रभावित कर रहा है, दूसरा नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो कोई जाति देख के आया नहीं है, मोबाइल या टीवी जाति देख के नहीं आया है। तो जितने भी समाज हैं, जितने भी लोगों को जो प्रभाव पड़ा है वो इस समाज में भी पड़ा है। जी, आपने बताया कि समाज में एकता मजबूत हुई है, लेकिन समाज में वैचारिक नेतृत्व की कमी महसूस होती है। देखिए, ये तो जब से हमारे देश आज़ाद होने के बाद जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली आई है और लोगों में धीरे धीरे चेतना आ रही है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है, कोई व्यक्ति कोई राजनीतिक दल बना सकता है, या अपने दल किसी भी जो उनकी विचारधारा है उस दल में शामिल हो सकता है। ये जो हमारी जो चेतना है, प्रजातांत्रिक चेतना है। ये प्रजातंत्र में तो पार्टियां रहेंगी, विचार विभिन्नता रहेंगे, सब रहेंगे, तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है, और रहेंगे भी, संघर्ष भी होते हैं, पर सारे विचारधारा के तरफ सतनामी समाज के भी लोग गए हैं। कुछ लोग किसी दल में, कुछ लोग किसी दल में, कुछ लोग किसी मत में गए हैं, कुछ लोग किसी मत में गए हैं। ये गए हैं, वो अपना पॉलिटिकल बात है, वो एक राजनीतिक बात है वो। लेकिन सतनामी समाज की अपनी एकता और इसमें जो है उसमें कमी नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक समाज है सतनामी समाज। यहाँ समाज में कोई भी व्यक्ति समाज को जागृत करने के लिए स्वतः कुछ कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं करते हैं, कोई गुरु बंदिश नहीं लगाता है कि आप क्यों किताब छाप रहे हो, आप क्यों सम्मेलन कर रहे हो, क्यों आप रैली निकाल रहे हो। गुरु को आज भी पूजते हैं हम लोग, गुरु परिवार को आज भी हम लोग पूजते हैं, उसको श्रेष्ठ मानते हैं। और अलग अलग गुरु के सब लोग अलग अलग भक्त हैं आज की तारीख में, पर इसका मतलब नहीं है कि कोई संघर्ष हो रहा है, नहीं है। हमारी सामाजिक संरचना मजबूत है, सामाजिक एकता है, आपसी जो अंतरात्मा का संबंध एक सतनामी के साथ है वो कहीं नहीं टूट सकता। अब आप विचारधारा और ये राजनीतिक ढंग से आप तत्कालिक परिस्थिति में किसी विचार को मानो, किसी भी संगठन में जाओ, कहीं भी जाओ, वो अलग मुद्दा है। पर अंतरात्मा जो है सतनाम पंथ का एक जगह है, तो सारे के एक जगह आना पड़ता है, सबको अपने संबंध बनाना पड़ता है, इसमें कहीं पर कोई विक्षेप नहीं है। आर्थिक रूप से सतनामी समाज की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? साथ ही समाज मुख्यतः किन व्यवसायों पर निर्भर है? देखिए, सतनामी समाज में तो व्यवसाय को आप छोड़ दीजिए। व्यवसाय से तो सतनामी समाज का शुरू से संबंध नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? जाति व्यवस्था के कारण। जी, देखिए, मैंने इसको आप हल्के में लीजिए कि एक 100 समाज के आदमी होटल खोल लेगा, बढ़िया व्यवसाय चला लेगा। कुर्मी समाज के आदमी होटल खोल लेगा, भोजनालय खोल लेगा, चलेगा, और कोई भी समाज का हो। लेकिन सतनामी समाज के आदमी होटल लगा ले तो भट्टा बैठ जाएगा, कोई नहीं खाएगा। कहाँ व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय बताइए? जो व्यवसाय में चलते फिरते 2 पैसा कमा सकता है वो तो नहीं कर सकता सतनामी समाज। आज में हमारे सामाजिक संरचना जो दिमाग में जो हमारे जो हेरिडिटी से आते हुए बैठा हुआ जीन्स में जो, उसके आधार पे कोई धंधा नहीं करता, वो व्यवसाय तो त्याग दीजिए। अब इस कारण से किसी व्यवसाय में कोई पारंगत तो होगा नहीं जी। पर अभी कुछ लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कुछ छोटे मोटे उद्योग शुरू कर रहे हैं, जैसे ईंट बनाने के उद्योग, तार छड़ बनाने के छोटे मोटे उद्योग प्रयास कर रहे हैं, कुछ दुकानदारी भी कर रहे हैं। पर व्यवसाय के मामला में आज भी सतनामी समाज सक्षम नहीं है। अब मेन जो आर्थिक आधार है या तो कृषि
या दूसरे नौकरी चाकरी। नौकरी तो नौकरी भी अब संसाधन, नौकरी के भी अब सोर्सेस खत्म हो गए, बहुत गिने चुने लोग जा रहे हैं। कृषि की भी हालत अच्छी नहीं है, कृषि क्षेत्र में भी बहुत से लोग, सतावी लोग अपने ज़मीन को बेच डाले हैं, काफ़ी मात्रा में बेच डाले हैं। तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है आज भी सताई समाज के लिए, समाज में कुछ पैसा कमा ले जी। ऐसी स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। पर संघर्ष कर रहे हैं लोग, जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं वो समझ रहे हैं उसको। तो डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि सरकारी नौकरियों में समाज का प्रतिनिधित्व संतोषजनक है? नहीं, अब ये देखिए भाई, ये तो बड़ा विवाद का विषय है। आंकड़े जो है, जो सरकारी आंकड़े आते हैं या जो अन्य जो संगठन हैं, सामाजिक या राजनीतिक संगठन, वो लोग जो आंकड़े जारी करते हैं वो इससे पता चलेगा कि सच है कि नहीं। जी। अब मैं बोल दूंगा कि नहीं है तो लोग प्रमाणित करेंगे ला के डाटा, या झूठ बोल रहे हैं। अब मैं बोलूँगा है, कुछ लोग बोलेंगे यार गलत बोल रहे हैं, यार इतनी इतनी जगह खाली है। जो सतनामी समाज में इतनी जगह या अमुक कार्यालय में होना था, अमुक ऑफिस में इतने सतनामी होना था या अनुसूचित जाति का होना था, वहाँ तो नहीं यार, आप झूठ बोलते हो। तो ये विवाद का विषय बन जाएगा। इसलिए मेरा इसमें कहना, और जहाँ तक मेरे अपने निजी मामला है, बहुत संतोषप्रद नहीं है, संतोषप्रद नहीं है। और निजी क्षेत्र में समाज की भागीदारी भी सीमित क्यों दिखाई देता है? निजी क्षेत्र में समाज की भागीदारी इसलिए कि उस तरह के अभी हिम्मत और साहस नहीं जुटा पाए हैं लोग। कुछ लोग हैं जो हिम्मत कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं, तो आ रहे हैं, और साहस की बात है ना। देखिए भाई, जोखिम डालना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप सोचे घर में बैठे रहूं और आसमान से पैसा बरस जाए, ये संभव नहीं है। आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष साहस से होता है। तो अगर करेंगे तो जरूर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बेरोजगारी और पलायन समाज को कितना प्रभावित कर रहा है? तो बहुत प्रभावित कर रहा है भाई, बेरोजगारी तो बहुत है समाज में, और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि बहुत से युवा जो है दिशाभ्रम भी हो रहे हैं। तो बेरोजगारी का आलम बहुत है समाज में, वो निश्चित रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। कुछ लोग पढ़ लिए हैं, करके जॉब में नौकरी वोकरी कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग छोटे मोटे धंधा कर रहे हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। यानी समाज में उद्यमिता की कमी है। हाँ, पूरे समाज जो है उस अवसर की तलाश नहीं कर पा रहा है। भाई देखिए, आप अवसर तलाशेंगे तो दुनिया में क्या नहीं है। जब आप तलाश करेंगे तो कहते हैं ना भाई, खोजने से भगवान मिल जाता है। तो अगर आप अवसर को खुद प्रयास से तलाशेंगे, आप उसके प्रयास करेंगे, और उस अवसर अगर आपको दिखाई देता है तो आपको मेहनत और साहस जुटाना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ होगा नहीं। और साहस इसलिए, नुकसान हो तो भी बर्दाश्त करने की क्षमता हो, लाभ हो तो भी सहने की क्षमता हो, ये तो जरूरी है। तो ये अवसर को ढूंढना पड़ेगा, ये चीज़। तो आरक्षण का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो संख्या बल है उसके हिसाब से देखा जाए। अब देखिए भाई, ये तो बहुत पॉलिटिकल बात हो गई है, राजनीतिक प्रश्न हो गया ये। अब ये बड़ा विवादित प्रश्न है ना। उसमें मैं बोलूँगा तो मैं जबरदस्ती कर खड़े मारूंगा। मैं कोई राजनीतिक आदमी हूँ नहीं, ना मैं कोई समाज का प्रतिनिधि नहीं हूँ, ये बात मान के चलिए। मैं ना समाज का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, ना मैं प्रवक्ता नहीं हूँ समाज का, है ना, और ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आज के तारीख में मेंबर भी नहीं हूँ। तो ऐसे प्रश्नों को मैं मेरे को पूछ कर क्यों उलझा रहे हो? मतलब किस हैसियत से जवाब दूंगा मैं? आज की विवेचना में हम राजनीति भी बात करेंगे, कुछ प्रश्न राजनीति से भी होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सतनामी समाज की भूमिका और कितनी प्रभावशाली रही? नहीं, तो शुरू से प्रभावशाली रही है राजनीति में। तो सतनामी समाज, देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में जो जैसे संविधान ने जो नियम बनाए हैं कि भाई कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को देना है आरक्षण, तो उसमें दूसरे क्षेत्रों में भले वो 100% फुलफिलमेंट ना हो, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र में तो हो रहा है। जी। अगर
आदिवासी आरक्षण कितने प्रतिशत है उसके आधार पर इतने विधायक चुनना है, जी। तो वो तो बनेगा, उसमें तो कोई। और वैसे ही अनुसूचित जाति में जितने विधायक चुनना है तो उतना तो चुनेगा, उसमें तो कोई बीमारी हो नहीं सकती, वो तो संवैधानिक खुला खुला है वो। तो जितने अनुसूचित जाति के लिए सीटें हैं तो उसमें अधिकांश सतनामी समाज के लोग ही चुन के आ रहे हैं। चुन के आ रहे हैं। कोई एक दो सीट ऐसा है जिसमें अनुसूचित जाति के अन्य जो वर्ग आता है, अन्य जो जाति आते हैं वो लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है। और आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए भाई? जब अनुसूचित जाति है तो उस जाति में जितने लोग हैं सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो सार्वजनिक नियम है, एक ही समाज को क्यों मिलेगा? तो ये बीच बीच में होता रहा, ऐसा नहीं है। पर समाज के लोग तो राजनीति में तो हैं, सक्रिय हैं। लेकिन समाज के बड़े राजनीतिक चेहरे दिखाई नहीं देते। हाँ, ये प्रश्न तो है, क्योंकि इस प्रश्न का आपका आधार आज से 30-35 साल पहले की व्यवस्था के आधार पर है कि उस ज़माने में एक नेता होता था, जैसे मिनी माता जी, 70 के पहले, तो सर्वमान्य नेता थी वो जो वो कह दे वो बड़ा निर्णय होता था। उसके बाद में फिर वो और बहुत से लीडर लोग आए समाज में, जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोग प्रांत अध्यक्ष भी बने, राजनीतिक पार्टी के। तो प्रांत का, किसी पार्टी का प्रांत का अध्यक्ष बनना है तो एक बहुत बड़ा पावर माना जाता है ना? न केवल सतनामी समाज, सभी समाज के लिए पार्टी के। तो कुछ सतनामी राजनीतिक पार्टियों के प्रांतीय अध्यक्ष भी बने, तो वो प्रभाव ऐसे लोग व्यक्तित्व थे। वो उस तरह के उस लेवल में अभी नहीं है, अभी उस तरह का व्यक्तित्व नहीं। और अब तो छत्तीसगढ़ राज्य छोटा सा राज्य बन गया है। तो आज भी देखिए, सतनामी समाज के साथ विडंबना ये है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है और उस पार्टी के रीति नीति को फॉलो करता है, तो वो पार्टी उसको टिकट देती है, तो वो चुनाव लड़ता है, तो विधायक बनता है और मंत्री बन जाता है। वो पार्टी की सरकार चली गई तो दूसरे पार्टी की सरकार आई, तो उस पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको टिकट मिल जाता है, वो मंत्री बन जाते हैं। तो ये इस आपाधापी में एक तो ये कारण है कि बदलते दौर में कोई अपना पर्सनालिटी नहीं बना पाता। एक दूसरी बात क्या है कि जो पार्टी आपको मंत्री बना रहा है, आप उसको फॉलो करोगे, आप जो कहेगा उसको मानोगे। आप अपने ढंग से कुछ कर नहीं सकते। कोई मंत्री है, मान लो कि अभी किसी पार्टी का, और अपने ढंग से कोई संगठन बनाना चाहेगा, समाज जागृति करना चाहेगा, तो पार्टी की तो कान खड़ी हो जाएगी ना, साला करने क्या जा रहा है यार, पता करो तो क्या करने जा रहा है। तो वो उस बंधन में रहता है, उस बंधन के। अब फिर एक पार्टी के आप मंत्री हो तो दूसरे पार्टी के मानने वाले लोग हैं ना, आपको सर क्यों मानेगा? पहले क्या था, पूरे सतनामी समाज सब कांग्रेसी थे, कांग्रेस पार्टी में समर्पित थे उस जमाने में। तो एक सर्वमान्य नेता भी हो गए, तो एक सर्वमान्य नेता हो जाता था। और आज तो ऐसा है कि हर पार्टी में सतनामी समाज के लोग अपने अपने शामिल हुए हैं, तो वो क्यों किसी एक पार्टी को अपना सर्वमान्य नेता मान लेगा? और फिर वो स्थायी भी नहीं है, उतर जाएगा। कई लोग अभी 10 साल 15 साल से मंत्री हैं, सतनामी समाज कैबिनेट मंत्री हैं, समाज सर्वमान्य नेता नहीं मानता। उसे कई कारण हैं, आप उसको ढूंढेंगे तो बहुत से कारण निकलेंगे। है ठीक है, आप मंत्री हो, आपके पार्टी मान रही है, पद में हो सब बोले, लेकिन समाज आपको, आपके इलाके के लोग, जो लोग आपसे लाभ लेना चाहते हैं, वो आपको जय-जयकार कर रहा है। जिनको लाभ नहीं मिल रहा है वो क्यों करेगा भाई? सर्वमान्य आप कब हो गए? आप किसी पार्टी के मंत्री रहते हुए भी, नेता रहते हुए भी, पूरे समाज के एक सामूहिक जो समस्या है, या सामूहिक जो सम्मान है, या सामूहिक जो विकास की भावना है, उसको केंद्र में रखकर अगर आप काम करेंगे तो आप सर्वमान्य तो बनेंगे आप। पर आप आज का मंत्री नहीं कर सकता, अनुमति लेना पड़ेगा अपने पार्टी वाले से। वो अगर मना करेगा तो नहीं कर सकते आप ये मत करो तो नहीं करेगा। तो भाई अपना करियर बनाना है, बिगाड़ना है उसको। नाटक करेगा तो हटा देगा, बाहर करेगा, किनारे में डाल दे उसको। ये हमारी एक जटिलता है जो हमारे आज की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, इसलिए आज कोई सर्वमान्य सामाजिक नेता नहीं है, नहीं मानते कोई। तो क्या समाज को अपने अलग वैचारिक राजनीतिक दिशा की जरूरत नहीं है?
नहीं, देखिए राजनीतिक दिशा, ये समाज अपना क्या राजनीतिक बनाएगा। देखिए सबसे बड़े जो कटु सत्य ये है कि कितने प्रतिशत है पूरे छत्तीसगढ़ की आबादी में सतनामी कितने प्रतिशत। पहले भी बोलते थे 12%, आज भी होगा 12%, में से पक्का आंकड़ा मेरे को नहीं मालूम, 12% हो सकता है, होगा। 12% व्यक्ति एक राजनीतिक दल बना के क्या कर लेगा? कौन तुम्हारे साथ साथ में आएगा? फालतू एक विडंबना मात्र होगी वो। तो ऐसा खुद के एक राजनीतिक कोई दिशा बना ले, ये संभव नहीं है जी। आपको तो कोई किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। आप क्या कर खड़ा कर लोगे जी? बनाए हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं, कुछ लोग ये भी कर लिए हैं, ये भी कर लें। लेकिन आता पता नहीं है ये चीज है। तो राजनीतिक ढंग से स्वतंत्र कोई राजनीतिक खेल नहीं खेल सकता सतनामी समाज, मुश्किल है। बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का सतनामी समाज पर कितना असर पड़ा है? अब देखिए, ये बाबा साहब का जो उस दौर में जब बाबा साहब थे, जब उन्होंने आज़ादी पहले अपना जी। अभियान चलाया था अछूत मुक्ति का, उस दौर में गुरु परिवार का एक गुरु उनके तरफ झुकाव था। अब ये इतिहास की अलग घटना है, विस्तार हो जाएगा बोलूँगा तो। और नकुल देव ढीढ़ी नाम का जो हमारे समाज में एक बहुत बड़े जी। सामाजिक क्रांतिकारी नेता हुए, ढीढ़ी जी, और बहुत बड़ा काम किया समाज में। और घासीदास जयंती की शुरुआत करने वाला भी वही थे। तो वो बाबा साहब से प्रभावित हुए और बाबा साहब के फॉलोअर ही बने। और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ी संख्या बाबा साहब को मानने वाले, उस दौर में भी आज़ादी के पहले बाबा साहब को मानते थे, फॉलोअर थे। कम था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, कम था। पर आज के तारीख में जब जब लोग शिक्षित हो रहे हैं जी। और शिक्षित होने साथ साथ जो सामाजिक और ये राजनीतिक विडंबना को देख रहे हैं, कई विसंगतियां को देख रहे हैं, तो वो बाबा साहब का अध्ययन कर रहे हैं, उसके आंदोलन से जुड़ रहे हैं, तो आज की तारीख में बाबा साहब को मानने वाले सतनामी समाज बहुत बड़ी संख्या आ गई है जी। चेतना आई है। इसलिए पहले की तुलना में ज़्यादा है। तो आज़ादी के पहले से बाबा साहब के फॉलोअर यहाँ रहे हैं, उसे सबसे बड़ा प्रमाण नकुल देव ढीढ़ी जी है। जी। यानी कि आज सतनामी समाज बाबा साहब के शिक्षा और संगठन के संदेश को अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब के जो विचार है, उनका प्रभाव तो समाज में पड़ रहा है, लेकिन पूरा नहीं है। देखिए क्या होता है कि हमारे इस सतनामी समाज में एक वर्ग ऐसा है जो सर्वोपरि अपने विचार को मानता है, सतनाम पंथ को, गुरु बाबा को, और ठीक करता है, मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि वो पहले की क्रांति थी, आज से 250-300 साल पहले की क्रांति थी। बाबा साहब की क्रांति तो बाद की क्रांति है, वो तो 20वीं सदी की क्रांति है। हमारे बाबा साहब तो 18वीं-19वीं सदी में क्रांति कर दिया है। भाई बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, क्रांति किया ना। हमारे गुरु बाबा ने कहा कि भाई ठीक है, तुम हमको अछूत मानते हो, तो हम अपना अलग धर्म है, हमारा सतनाम धर्म है। वो तो क्रांति 250 साल पहले कर दिया ना गुरु बाबा। इसलिए गुरु बाबा के मानने वालों पर जब ये पूरा थोपने प्रयास करते हैं अम्बेडकरवाद को, तो समाज के कुछ जो बहुत से अधिकांश लोग उसको विरोध भी करते हैं। भाई आप थोपो मत, सबसे पहले क्रांति हमारे गुरु बाबा ने की। अरे कितनी बड़ी क्रांति है जो उस जमाने मंदिर में कहा करे जी वो बोल दिया, मंदिर मत जाओ बोल दिया। उस जमाने में जिनके जब वो वर्चस्व था, और सतनामी समाज बहुत ही विपन्न समाज था, उस जमाने में कितनी बड़ी क्रांति की होगी गुरु बाबा ने। जब शिक्षा नहीं, आवागमन नहीं था, पढ़ने लिखने साधन नहीं था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उस जमाने में कहा कि तेरे मंदिर में नहीं जाते, भाई हम तेरे भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, मूर्ति की नहीं पूजते। एक छोटी बड़ी क्रांति है क्या? और बोल दिया कि हम हमारा सतनाम धर्म है, धर्म ही बोला, हम सतनाम धर्म है हमारा। तो कितनी बड़ी क्रांति है। वो क्रांति बाबा जी ने बाद में किया, 1956 में बौद्ध, वो भी क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। गुरु घासीदास जी और बाबा साहब अम्बेडकर की, ये दोनों की क्रांति में आप एक रूपता देख लीजिए। ये सन 1820 में गुरु बाबा जी ने कहा कि भाई तुम मंदिर में मना करते, हम जाएंगे नहीं। ये कितनी बड़ी क्रांति है।
कोई बंदूक नहीं, तलवार नहीं, भाला नहीं, कोई शक्ति नहीं। उस दौर में कितनी बड़ी क्रांति है। और कहा कि हम अपना तुम्हारे हम धर्म नहीं है, तुम्हारे जाति नहीं, हम तो स्वतंत्र है, हम सतनामी है, हम तुम्हारे वर्णम नहीं है, तुम अछूत नहीं है, हम स्वतंत्र है, कामी है। बाबा जी ने वो क्रांति किया। तो वो बाबा जी की जो क्रांति है आज के संदर्भ में राजनीतिक लाभ को लेने के लिए, अपने जो हक को लेने के लिए, तो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। पर हम लोगों की आत्मा में तो गुरु बाबा जी के सिद्धांत है ना, उन्होंने भी तो क्रांति किया है। तो इसलिए इसमें पूरा समाज में कुछ प्रभाव तो है बाबा जी का, अम्बेडकर जी का। और सतनामी तो समाज सतनामी रहेगा ही रहेगा। तो संविधान ने समाज को कौन कौन से अधिकार दिए हैं, कुछ जानकारी है तो बताइए। समाज संविधान ने मतलब संविधान ने समाज को कौन कौन से अधिकार दिए हैं? अभी अब देखिए, संविधान तो एक खास जाति के लिए नहीं है, वो तो वर्गीकरण किया गया है ना, वर्गीकरण किया। समाज में वर्गीकरण किया गया है कि एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, तो संवैधानिक संरचना है ये। तो देश के जितने भी एससी हैं, शेड्यूल कास्ट, संविधान में सबके लिए एक ही कानून बनाया गया है, एक ही अधिकार दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो बनाया है वो एक ही है। तो इसमें सतनामी या और कोई दूसरे, जैसे अनुसूचित जनजाति में स्पेशल कुछ दिया है, जैसे 5वीं अनुसूची, हाँ नहीं इस टाइप का कुछ। नहीं, उसका कारण है। देखिए, आप आदिवासी जो बहुल है वो जंगलों में ही मूलतः निवास करते रहे, अधिक आबादी रही वहाँ, जहाँ शिक्षा नहीं, संसाधन नहीं है, तो उनको एक विशेष अवसर जब तक आप नहीं देंगे तो कैसे वो पैरेलल आगे उठेगा, कैसे। मैं वही जानना चाह रहा था कि सतनामी समाज को भी तो ऐसा कुछ दिए नहीं अधिकार। नहीं, कोई भी अलग से समाज को कुछ नहीं मिला है। जो अनुसूचित जातियों को जो मिला है संविधान में, उसी कैटेगरी में सतनामी समाज भी आता है, उसी तरह से मिला है। जिस हिसाब से समाज की आर्थिक स्थिति अभी कमजोर है, एक तो मजबूत है, तो क्या आज भी समाज को संवैधानिक जागरूकता की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत है भाई। संविधान को तो जानना पढ़ना बहुत आवश्यक है। संविधान को जाने के जागरूकता आएगी तभी अपने अधिकारों को समझ पाएगा। तो केवल सतनामी नहीं, पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए संविधान क्या है और उनके लिए उसमें क्या व्यवस्था है, तो जानना पड़ेगा। जानेंगे तभी तो सब तो अपने प्राप्त करने के लिए पहल करेगा भाई, ये तो बहुत जरूरी है। बातें तो हो गई, लेकिन एक प्रश्न खड़ा दिखाई दे रहा है। बाबा साहब और गुरु घासीदास जी के विचारों में कौन सी समानताएं दिखाई देती हैं? हाँ, इसके पहले मैंने चर्चा में बता दिया था आपको कि देखिए, दोनों जातिवाद से पीड़ित थे, एक समानता। गुरु घासीदास जी के समय में भी जातिवाद के कारण बहुत बड़ी आबादी शोषित पीड़ित थी, अछूत कही जाती थी, अत्याचार सहते थे। और वो बाबा साहब अम्बेडकर के समय वो स्वयं भुक्त भोगी थे। जो खुद भोगता है वो दर्द को ज़्यादा जानता है। तो वो समानता ये है कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के कारण परिवर्तन तो आया, लेकिन जाति भेदभाव में परिवर्तन नहीं आया। लेकिन लड़ने के लिए ताकत तो बाबा जी ने दे दी। गुरु घासीदास जी ने संघर्ष करने का रास्ता तो बता दिया, एक मंच दे दिया, एक औजार दे दिया। उसने भी, वो भी जानते थे कि ये मेरे इस आंदोलन से ये छुआछूत और ये वर्ग भेद समाप्त नहीं होगा। गुरु बाबा जानते थे, पर उन्होंने एक व्यवस्था दे दी कि अरे बेटा, इससे तुम लड़ तो सकते हो। पहले नहीं लड़ पाते थे, एक पर अत्याचार हो रहा है, लोग देखते रहते थे, पर अब नहीं देखते। अब उसी के परिणाम है कि अभी ताज़ा घटना जो हुई है बड़ौदा बाजार की, अभी जो घटना घटी है कि समाज आके खड़ा हो गया, एक निर्दोष सतनामी के साथ में बदतमीजी कर रहे। तो ये गुरु बाबा ने ये दिया कि लड़ो बेटा, लड़ने के साथ। वही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि अपने हक के लिए लड़ो। आज लड़ रहे हैं। उन्होंने संविधान के अधिकार दिए। हाँ, उसे संविधान में व्यवस्था दी और वो आज भी उन्होंने लड़ने के साथ उसने भी दिया, गुरु बाबा भी ने दिया। तो ये समानता है दोनों में। और दोनों, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, पर उनकी जो भी शिक्षा, उनके जो धर्म का आधार है नैतिकता है। बौद्ध धर्म अपनाया बाबा साहब ने, तो उसके विचार मूल में एक नैतिकता है, मनुष्य के चरित्र का पालन किया। हासिल नैतिकता मतलब चरित्रवान बनना। गुरु बाबा ने जो 7 सिद्धांत दिया वो भी नैतिकता है, वो भी चरित्र का निर्माण है। तो यहाँ दोनों समानता है।
तो इस तरह से और बहुत सारी समानताएं मिलती है। संगठन बनाओ, संगठन बनाए तो देखिए उस जमाने में सतनामी समाज में इतना शिक्षा नहीं थी। शुरू में आपको बताया था मैं कि किस तरह भोजन में बैठते हैं भंडारा में, तो किस तरह से भोजन की व्यवस्था की जाती है, ये मैंने बताया ना आपको। वो एक संगठन शक्ति के एक बहुत बड़े नमूना है, और वही संगठन शक्ति अम्बेडकर जी भी ने दिया। तो ये इस तरह बहुत समानता है दोनों में। डॉक्टर साहब, अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है ना। चलते चलते 2-3 छोटे छोटे अपन सवाल करते हैं। देश और छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की अनुमानित जनसंख्या कितनी मानी जा सकती है? अनुमानित? हाँ, अनुमानित में तो कुछ भी बोला जा सकता है पर पिछले जो मध्य प्रदेश में सन 1990 की जनगणना में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो संख्या थी, मैं पढ़ा था मैं एक रिकॉर्ड इनकम्बे की जनसंख्या का। अनुसूचित जाति में सतनामियों का अलग नहीं था, सब मिला करके, ठीक से याद नहीं आ रहा है, करीब 40 लाख के करीब था। तो उसमें सतनामी संख्या ज़्यादा थी। तो मेरे वहाँ से अनुमानित छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में लगभग 25 लाख तो होना चाहिए। 25 लाख सतनामी होनी चाहिए। और पूरे देश में आप देखेंगे तो हर देश के हर बड़े शहर में सतनामी लोग हैं, और वहाँ पर बना लिए हैं, सतनाम भवन बना लिए हैं, जैतखाम बना लिए हैं। तो कम से कम यहाँ के आबादी का अपने जो सतनामी समाज मान लो यहाँ 20 या 25 लाख होंगे, 25 लाख, तो लगभग 10 लाख तो पूरे अन्य प्रांतों में देश में फैले हुए हैं। जी। तो क्या समाज को राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच की जरूरत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, राष्ट्रीय मंच बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और ये ऐसा बन जाने से क्या होगा कि पूरा देश जुड़ेगा, देश के लोग जुड़ेंगे, और अन्य लोग जो है उनमें बातें आएगी, उनमें भी जागृति आएगी। तो बाबा जी के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए जरूरी है बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, समाज के जो नई पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जी, और मैं क्या संदेश दूंगा दरवेश जी, मेरे में क्या औकात है संदेश देने की? मैं कुछ संदेश, आप समाज के धरोहर हैं। अरे नहीं भाई, आप कह रहे हो धरोहर, और कुछ नहीं हूँ मैं, बहुत मामूली रोजमर्रा का आदमी, मेहनत कर कमाने खाने वाला। नहीं, वो कहने की बात है। मेरे पास कोई औकात नहीं है, मैं क्या किसी को संदेश दूंगा? भैया मैं लोगों को संदेश खुद लेता हूँ मैं लोगों से मिलता है, वो संदेश को ग्रहण करता हूँ। अंतिम 2 सवाल। समाज को सबसे अधिक किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है? शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति या संस्कृति? देखिए, मेरा अपना जो ये अनुभव जो कहता है दरवेश जी कि जीवन का मूल आधार आर्थिक होता है जी, अर्थव्यवस्था। मेरा अपना मानना है कि अगर आपके अर्थव्यवस्था मजबूत है तो आप में हर तरह के विकास हो सकते हैं। मैं आर्थिक व्यवस्था को सबसे मूल मानता हूँ। सतनामी समाज में आर्थिक मजबूती आना चाहिए, वो उद्योग धंधे से, कृषि से, या और कोई भी अच्छे जो काम हैं सामाजिक मान्यता के अनुरूप वो करना चाहिए। अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो सब मजबूत हो जाता है। और इसलिए अर्थशास्त्री लोग बोलते हैं ना कि मनी इज द सेंटर अराउंड द वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं। पैसा केंद्र में, संसार उसके आगे पीछे नाचती है। आर्थिक मजबूती समाज को आना बहुत ज़रूरी है। मजबूत होंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज ज़्यादातर भावनात्मक मुद्दों में उलझ गया है? नहीं, ऐसा भावनात्मक नहीं है। भावना अलग, जबकि उनको दीर्घकालिक रणनीति पे काम करना चाहिए। नहीं, वो ऐसा नहीं है। दीर्घकालिक राजनीति, देखिए एक स्थिति यह होती है कि किसी भी समाज में ये हमारे चुनावी राजनीति है, तो लोगों में शिक्षा आई है, तो सबके एक मनोकामना रहती है हम भी राजनीति में आए, हम भी वो विधायक और मंत्री बन जाएंगे। ये सब में होती है। तो इस कारण से ये एक तरह से तो ये है। पर
भावनाओं में कोई भावना में नहीं है, सतनामी समाज कोई भावना में नहीं है। जहाँ गलत होता है उसका विरोध करना भावना नहीं है जी भाई। अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर तो अन्याय तो चलता रहेगा ना। जी आप कोई किसी ने आपके साथ में दुर्व्यवहार किया और आप सहन कर लिए तो कहते हैं ना भाई अपराध को सहना भी पाप जी है ना, ऐसा कहते हैं कि नहीं। तो अगर उसको विरोध हो रहा है तो वो भावना नहीं है, वो एक जागृति है, वो संघर्ष है, तो भावना नहीं है। तो सतनामी समाज भावुक समाज नहीं है, भावना समाज नहीं है। समाज सतनामी समाज यथार्थ में जीता है। आप यथार्थ उनसे हमारे साथ का व्यवहार करते हैं, इसमें हमारा आचरण डिपेंड करता है। आप अगर हमसे साथ प्यार से बात करेंगे, सम्मान से बात करेंगे तो हर सतनामी आपको दिल से स्वीकार करेगा। और आप बेवजह आप उनका अपमानित करोगे, आप उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उसका संघर्ष करेगा। और इस संघर्ष वो गुरु बालक दास जी, गुरु घासीदास जी ने तो हमको यही तो पाठ पढ़ाया है कि भैया अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। उन्होंने किया है, ये संघर्ष कर रहे हैं तो ये भावनात्मक नहीं है। ये जो रूढ़वादी समाज है, जो यथा स्थिति और प्रतिगामी समाज है, उसको हलचल मचाने के लिए, उसको चेताने के लिए ये लोग करते हैं। ये भावना नहीं, ये सोची समझी इनकी रणनीति है। जी बस एक सवाल, फिर उसके बाद बातचीत को खत्म करेंगे। समाज में पढ़े लिखे लोग सामाजिक नेतृत्व से दूरी क्यों बना लेते हैं? हाँ नहीं, ये तो ठीक बोल रहे हैं आप। ये स्थिति पहले थी, अब वो स्थिति नहीं है। बहुत साल पहले, आज से 30-40 साल पहले जी जाति जो भावना थी, ऊंच नीच छुआछूत के कारण, उपेक्षा होने के डर से, तो जो पहले सर्विस में या नौकरी में आते थे लोग, वो समाज से कट जाते थे। अपने जीवन रिटायर होने के बाद में समाज में आ जाते थे ताकि चलो भाई मैं नेतृत्व करूँगा। आज के तारीख में ऐसा नहीं कर सकते लोग, समाज से नहीं कट रहे हैं। आज नौकरी करने वाला आदमी भी जानता है कि आज की जटिल समाज में मुझे सुरक्षित रहना है तो समाज ही बचाएगा। फिर आज का नौकरी पेशा या और जो लोग हैं वो समाज से नहीं कट रहे, समाज से जुड़ रहे, बल्कि वो जो नौकरी में जिनके पास कुछ आर्थिक साधन है वो समाज को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो स्थिति अब नहीं है। जी जी चलते चलते, क्या समाज में इतिहास को लेकर शोध और दस्तावेजीकरण की भारी कमी है? नहीं, कमी नहीं। अब तो बहुत आगे आ रहे हैं। अब तो हर जितना भी शिक्षित होकर आ रहे हैं ना, सब लोग उसको दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और पुराने जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनको खोज कर रहे हैं। पुराने गजेटियरों को खोज के अध्ययन कर रहे हैं। और जो बहुत सारे जो भ्रांतियाँ थी उसको दूर करने के लिए अभी सतनामी समाज के विद्वान लोग बहुत जुटे हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत खोज रहे हैं, बहुत अनुसंधान हो रहा है भाई, बहुत काम हो रहा है। तो साथियों, ये थी हमारी विशेष विवेचना। संत गुरु घासीदास ने जो संदेश दिया था, मनखे एक समान, क्या वह केवल इतिहास की पंक्ति बनकर रह जाएगा या आने वाली पीढ़ियां उसे सामाजिक बदलाव की ताकत बनाएगी? सवाल केवल सतनामी समाज का नहीं बल्कि उस भारत का भी है जो समानता, सामाजिक त्याग की बात करता है। अभी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे समाज के वरिष्ठ चिंतक, साहित्यकार डॉक्टर जादूलाल जोशी फरहत जी। तो साथियों, यह वार्तालाप आपको कैसे लगी, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। साइबर अपराधों से बचिए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार।